अब हमारी अगली चैप्टर है, ये है आपका चैप्टर 7 हाइड्रोजन। तो क्लास 8 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे प्यार और मज़े में होंगे और आज की वीडियो में आपका बहुत 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 स्वागत है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हाइड्रोजन पढ़ना। ये आपका बच्चों, मैं आपको बता दूं जिस बुक से मैं ये आपको करा रहा हूँ, ये सेलिना पब्लिकेशन की केमिस्ट्री बुक है और ये है क्लास 8 की। तो चलिए आज की इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। बट एज यूजुअल गाइस, यदि आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को बच्चों लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने बच्चों सभी दोस्तों में इसे शेयर भी करो ताकि बाकी के बच्चे भी इसे सपोर्ट करें, थोड़ी पूरी एप्रिशिएट करें। कमेंट बॉक्स में जाकर के एटलीस्ट एक हर्ट तो भेज दें ताकि मुझे एप्रिशिएशन मिले, मुझे थोड़ी सी तारीफ सुन के लोगों की एनर्जी बढ़ जाती तो मेरे भी उत्साह बढ़ जाएगी और मैं भी आपके लिए बच्चों और भी बेहतरीन, शानदार और आपके हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी के जितने सारे चैप्टर्स बचे हुए हैं वो सबको भी मैं फटाफट खटाखट अपलोड कर देने वाला हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देख पा रहे हो स्क्रीन में, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपका हाइड्रोजन चैप्टर की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। सिंबल जो है वो एच होता है। ये तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, चूंकि आपने इसके बारे में क्लास 7 में भी पढ़ के रखा है। जो हाइड्रोजन है कि उसकी फॉर्मूला बेसिकली H2 होता है, वैलेंसी 1 है, एटॉमिक नंबर 1 है और मास नंबर 1.00794 है। तो यहाँ पे बस आपको याद रखनी कि हाइड्रोजन का सिंबल H2 होता है और इसकी जो एटॉमिक नंबर बचा वो 1 है, इसकी वैलेंसी भी 1 है और जो मास है बचा वो 1.00794 है। ये आपको याद रखनी है। अच्छा, ये हाइड्रोजन है क्या? तो बच्चों हाइड्रोजन ये आपका एक एलिमेंट है। किस प्रकार की एलिमेंट है हाइड्रोजन? तो बच्चों हाइड्रोजन एक फ्लेमेबल गैस है। ये एक गैस है और ये जो है बहुत तेज़ी से बच्चों ये आग भी पकड़ लेती है। अच्छा, कैसा है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताओ। तो बच्चों प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ से पढ़ सकते हो कि जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही लाइटेस्ट एलिमेंट है, लाइटेस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन सब में ये सबसे लाइटेस्ट है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड में इसकी थोड़ी सी ना साइज को कम कर दूँ, काफ़ी 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 बोल्ड यहाँ पे राइटिंग हो जा रही थी। आगे देखो, इट हैज़ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि जब भी हाइड्रोजन होगा कहीं पे तो उसके H2 के फॉर्मेट में होगा और वैसा एलिमेंट्स कह सकते हो जो हमेशा एग्जिट करे डिल फॉर्मेट में, उसे हम लोग डाई एटॉमिक कहते हैं, यानी कि दो एटम मिल करके बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है उसके दो एटम मिल करके H2 मॉलिक्यूल्स का जो है वो फॉर्मेशन करता है। इस गैस के बारे में सबसे पहले पता कब चला? तो दिस गैस वाज फर्स्ट, यदि लैब में कहा जाए कि इसको प्रिपेयर किसने करा, तो रॉबर्ट बॉयल ने 1672 में इसे प्रिपेयर करी है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे बच्चों 1672 में फर्स्ट फर्स्ट टाइम से प्रिपेयर किसने करा? तो बच्चों नाम है रॉबर्ट बॉयल। नाम बच्चा क्या हमारा? रॉबर्ट बॉयल। और ये दूसरा बच्चों आपको नाम याद रखनी है कि 1776 में जो है इसकी प्रॉपर्टी कैसी, कि हाइड्रोजन जो है उसकी प्रॉपर्टी कैसी, इसके बारे में हमें बताया था। तो नाम था बच्चा उस बताने वाले का हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, हेनरी कैवेंडिश। तो ये दो नाम तो बहुत महत्वपूर्ण आपके हो जाते हैं, उसको आप याद रखनी है कि 1672 में फर्स्ट टाइम जो है वो हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर किया गया और इसकी जो प्रॉपर्टी हाइड्रोजन गैस की वो हमें मिली 1776 में। और वो किसने दी? तो बच्चों आपको हेनरी कैवेंडिश ने दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्या है, कैवेंडिश स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन इन 1776 और कहा कि इट इज़ द इनफ्लेमेबल गैस ड्यू टू इट्स कंबसिबल इन नेचर। तो ये बहुत ही इन्फ्लेमेबल है, यानी कि अचानक से इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी से जो है वो आग पकड़ लेता है। 1783 का समय आया, यहाँ पे आते हैं लेवुजियर साहब और वो क्या कहते हैं, लेवुजियर ने इसको हाइड्रोजन का नाम दिया है और इस हाइड्रोजन का मतलब बच्चा होता है वाटर प्रोड्यूसर। चूंकि चूंकि देखो यहाँ पे एक और नाम आपको याद रखनी है, नाम बच्चों आप याद रखो 1783। मैं कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख के देता हूँ, यहाँ पे 1783। और ये जो बच्चा नाम है उसमें क्या है, वो हमको कैवेंडिश साहब के बाद आते हैं लेवुजियर साहब। ये लेवुजियर साहब हैं, लेवुजियर। और ये हमें बताते हैं, क्या बताते हैं बच्चा? तो 1783 में हाइड्रोजन के बारे में इसने हमें बताया कि इसका नाम जो है वो हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का मीनिंग जो उस वक्त और इस वक्त भी होती है वो होता है वाटर प्रोड्यूसर। तो चूंकि इससे वाटर बनी है, वाटर को जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, इसीलिए इसे हाइड्रोजन नाम दी गई। और हाइड्रोजन का बच्चा नाम का जो मीनिंग है वो है बच्चा आपका वाटर प्रोड्यूसर, ठीक है। तो ये 1783 में लेवुजियर ने इसका नाम दिया हाइड्रोजन। चलिए वो फर्स्ट टाइम शॉर्ट में फटाफट इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो 1672 में फर्स्ट टाइम जो है इसके बारे में
प्रिपरेशन जो है वो रॉबर्ट बॉयल ने किया। 1776 में इसकी प्रॉपर्टी को बताया हमें हेनरी कैवेंडिश ने, और ये इनफ्लेमेबल है, इसके बारे में पता चला। 1783 में लेवोजर साहब आते हैं और वो बताते हैं कि जिसका नाम है वो हाइड्रोजन होनी चाहिए। क्यों? इस गैस का नाम बेसिकली हाइड्रोजन होना चाहिए, ये लाइटेस्ट है और ये आपका वाटर प्रोड्यूसर इसने इसका नाम दिया। चलिए यहाँ पे हम लोग थीम देख लेते हैं कि चैप्टर हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो बच्चों जो हाइड्रोजन है वो एक गैस है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है हमारे सेवरल कंपोनेंट्स का, कि हमारे आसपास जितने भी तरह के कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उन सब में कार्बन और एक हाइड्रोजन ये मस्ट है, ये मिलता ही है ना। इट इज़ फाउंड इन एसिड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो जितने भी एसिड्स हैं और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं सब में ये आपका जो हाइड्रोजन है वो एक एक कंस्टिट्यूएंट्स के रूप में पाया जाता है। और इसे ये जो हाइड्रोजन है उसको हम लोग फ्यूल के रूप में भी प्रयोग करते हैं और आगे हम लोग पढ़ने वाले भी हैं। स्टडी यूजफुल, इट एक्ट्स एज फ्यूल विच मेक्स इट्स स्टडी यूजफुल। तो यहाँ पे हम लोग जो है इसके और हाइड्रोजन जो है वो एक फ्यूल के रूप में काम भी करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट से देखते हैं कि ये हमें पाता ये बेसिकली पाया कहाँ जाता है। देखो इस चैप्टर की मेन जो बेसिकली कह सकते हो ना पढ़ना क्या है, थीम क्या है, देखो मैं आपको बता दूं लर्निंग ऑब्जेक्टिव में। सबसे पहले तो हम लोग डिस्क्राइब करेंगे कि प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि जो हाइड्रोजन है ना बच्चा इसकी प्रिपरेशन भी आपको पढ़ने की। हाइड्रोजन जो है उसको हम लोग बना कैसे सकते हैं। तो पहला प्रिपरेशन में हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो कई सारे मेथड पढ़नी है, उसमें से फर्स्ट बच्चा हमको पढ़नी है इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में, ठीक है। दूसरी जो है वो पढ़ना है प्रिपेयर हाइड्रोजन इन द लैब यूजिंग जिंक एंड एसिड। तो पहला दूसरा हम लोग लैब मेथड पढ़ने वाले हैं। और जो थर्ड बच्चों मेथड होने वाली वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, डिस्क्राइब प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। छात्र ये बड़ा सिंपल है। थर्ड में हम लोग यूज़ पढ़ने वाले हैं और इसकी जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में पढ़ेंगे। फोर्थ नंबर में क्या पढ़ेंगे हम लोग, तो कोरिलेट कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विथ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि हम लोग ऑक्सीडेशन प्रोसेस और जो रिडक्शन मेथड है, मेथड नहीं इसको कह सकते हो रिएक्शन है, तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन जो बच्चों रिएक्शन है इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा चैप्टर जो बच्चों ये प्रॉपर समाप्त हो जाएगा। ये कैसे, तो इतनी सारी चीज़ें हमें आज के चैप्टर में खत्म करनी है। ये प्रॉपर वन शॉट वीडियो होगी और पूरे इसे खत्म करने का प्रयास करेंगे हम लोग वन शॉट में। चलिए मैं फर्स्ट टाइम क्लास 8 की कह सकते हो प्रॉपर जो वीडियोज़ है केमिस्ट्री के उसे अपलोड कर रहा हूँ। आई होप कि आपको कोई डाउट ना होगी, और यदि है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। और मुझे उम्मीद होगी कि मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँ। और यदि आपको सपोर्ट नहीं तो इसके जो एक्सप्लेनेशन है वो शॉर्ट्स में आप तो कह सकते हो नोट्स में, नोट्स जो है आपको शॉर्ट नोट प्रॉपर में हैंड रिटेन नोट से आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा। यदि आप सबकी सपोर्ट रही वीडियो को वॉच करा और कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट आती है तो मैं सब करूंगा। और जो नोट्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी और इससे ये आप पा भी सकते हो। चलिए फटाफट ऑक्यूरेंस के बारे में बात करते हैं कि जो हमारा हाइड्रोजन वो मिलेगा कहाँ। तो हाइड्रोजन फ्री स्टेट में भी मिल सकता है और कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। अब उसकी फ्री स्टेट में कहाँ मिलेगा, तो फ्री स्टेट का मतलब होता है कि हाइड्रोजन जो है वो किसी अदर एलिमेंट के साथ मिला हुआ नहीं होगा, वो सिंगल रहेगा, वन एंड ओनली होगी। तो हाइड्रोजन हमें जो है वो बहुत ही कह सकते हो लिखा है कि हाइड्रोजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स। हाइड्रोजन के बारे में बच्चों एक चीज़ याद रखनी, ये जो है पूरे यूनिवर्स का एकमात्र एक ऐसा हाइड्रोजन एलिमेंट है जो मोस्ट एबंडेंटली पाया जाता है, नहीं बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। एबंडेंट मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। जो आउटर सरफेस है हमारा, है ना, सन का और स्टार्स का, वो प्रॉपर हाइड्रोजन का ही बना हुआ होता है। तो बच्चों यहाँ पे याद करनी है कि जो हाइड्रोजन है वो एबंडेंटली पाया जाता है ना। क्या सब है बच्चा, ये तो एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है, इसकी कोई कमी नहीं है। और जो हमारा सन है और जो बच्चा स्टार है, तो इसका जो आउटर सरफेस होता है वो प्रॉपर हाइड्रोजन की बनी हुई रहती है। अच्छा, इसके अलावा द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर कंटेन्स हाइड्रोजन। ये जो हमारे अर्थ के आउटर स्पेस है वहाँ पे भी हमारा हाइड्रोजन पाया जाता है। और ऑन द अर्थ फ्री हाइड्रोजन ऑक्यूज इन वेरी स्मॉल क्वान्टिटीज मेनली इन वोल्केनिक केसेस। और यदि बात करी जाए कि अर्थ के सरफेस पे बताओ, अर्थ पे बताओ ये हाइड्रोजन हमें कहाँ मिलेगा, तो अर्थ पे यदि फ्री स्टेट में कहा जाए बच्चा, तो जब ये वॉल्केनो आती है ना, जब ये बच्चा वॉल्केनो आती है तो अपने साथ जो है वो हाइड्रोजन गैस को लेकर के आती है। फ्री स्टेट के बाद है कॉम्बाइंड स्टेट, यानी कि कॉम्बाइंड रूप में कहाँ पाया जाता है, तो बच्चों कॉम्बाइंड स्टेट में अर्थ पे सरफेस पे हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है। लिखा है ड्यू टू इट्स हाईली रिएक्टिव नेचर, चूँकि ये बहुत ही रिएक्टिव नेचर का है तो हाइड्रोजन जो है वो मेनली इन कॉम्बाइंड स्टेट, ये बहुत अधिक मात्रा में जो कॉम्बाइंड स्टेट में पाया जाता है। हाइड्रोजन इज एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सेवरल कंपाउंड। जो हाइड्रोजन है वो कह सकते हो, क्या कह सकते हो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट्स है सेवरल कंपाउंड्स लाइक वाटर, एसिड, एल्कली एंड ऑर्गेनिक
कंपाउंड्स। तो बच्चों यदि आप बात करते हो वाटर की, एसिड की, एल्कली की और भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो इन सबों में जो है हाइड्रोजन पाया जाता है। कई सारे के जो हम लोग फूड हैं जिसको हम लोग खाते हैं, जैसे कि ग्लूकोज ही क्यों ना हो, तो इसमें भी बच्चों आपका हाइड्रोजन पाया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो कैसे होता है, बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है और इसी वजह से तो इसको बारे में हम लोग बच्चों पढ़ते भी हैं। टोटल 118 एलिमेंट्स होती है कि नहीं, ये सबको पता है। तो ये 118 एलिमेंट्स में हमने हाइड्रोजन के बारे में क्यों पढ़ा, इसकी जरूर कुछ बात होगी। तो ये जो है वो पॉपुलर है, ये जो है यूजफुल है, इसीलिए हम लोग जो है बाकी चीज़ों को छोड़ कर हाइड्रोजन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे पाया जाता है वाटर, एसिड, एल्कली, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। आई थिंक ये आप याद रख लोगे। आगे बच्चा बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखो हमें क्या करनी है, इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़नी है वो है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है उसकी एक बहुत बेहतरीन कंपाउंड आपका वाटर है, यानी कि ये हाइड्रोजन जो है आपको पता है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से ही आपका H2O बना है, H2O बना है। और ये जो वाटर है इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपका क्या है, हाइड्रोजन है। बिना हाइड्रोजन के वाटर बन ही नहीं सकता है। और विच कवर मोर देन 70% ऑफ अर्थ सर्फेस। तो यहाँ पे तो कॉम्बाइंड स्टेट में जो हमारा अर्थ सर्फेस पे 70% हिस्से पे वाटर है, उस वाटर में भी हाइड्रोजन है। एसिड जितने भी यूज़ करते हैं हम लोग, एल्कली आने की जो बेसिस होती हैं, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, वो सभी के सभी जो हाइड्रोजन के ही तो कंपाउंड है। हाइड्रोजन जो है वन ऑफ द मोस्ट मेन कंपोनेंट्स है जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जो ह्यूमन का बॉडी है, एनिमल का बॉडी है, जो वेजिटेबल है, इन सब में भी बच्चा आपका जो है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। आइए हम लोग उसके प्रिपरेशन को सबसे पहले खत्म करते हैं कि प्रिपरेशन जो है वो हाइड्रोजन कैसे कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन की जो प्रिपरेशन बच्चे, इसके 3 मेथड आपको पढ़नी है, लेकिन फिलहाल मैं आपको इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में बताता हूँ जो कि इसका फर्स्ट मेथड है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में बच्चों क्या करनी है, आपको बस वाटर से जो है बच्चा आपको इलेक्ट्रिसिटी पास करवानी है। क्या पास करानी है बच्चा, इलेक्ट्रिसिटी। तो जब वाटर से इलेक्ट्रिसिटी को पास कराती हो तो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है वो सेपरेट हो जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या होता है, अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ से हाइड्रोजन को हम लोग पा सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड है बच्चा, ये जो प्रॉपर प्रोसेस है ना, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो पहला मेथड जो है हाइड्रोजन बनाने की, वो आपका इलेक्ट्रोलाइसिस है। इसके लिए हमें क्या यूज़ करनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, इसीलिए इसका नाम जो है वो पड़ गया बच्चा इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या लिखा है एग्जाम्पल यहाँ पे डेफिनेशन में, तो आपको बतानी है कि व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू एसिडुलेटेड वाटर। अच्छा, ये जो वाटर होती है ना बच्चों, ये जो वाटर है जिसमें से हम लोग करंट पास कर रहे हैं, ये एसिडुलेटेड होती है। एसिडुलेटेड का मतलब हो बच्चा, इसमें लिटिल अमाउंट में जो है वो एसिड डाली जाती है, क्योंकि वाटर में एसिड डालने से जो करंट की कंडक्टिविटी है, हालांकि इलेक्ट्रिसिटी की जो कंडक्टिविटी है बच्चा, वो क्या होती है, तो वो बढ़ जाती है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो, इसकी एक फिगर मैं आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे इस फिगर को देखो, क्या आप ये फिगर को समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर एक कंटेनर है, ये देखो कंटेनर है, इस कंटेनर में वाटर डाला हुआ है। इस वाटर के बाद इसमें करंट को पास कराने की देखो यहाँ पे बैटरी है, यहाँ पे चाबी है। करंट इधर से आके ये ना एक ऐसे तो ये फ्रेम बना हुआ है, ये एक फ्रेम है। ठीक है, इस फ्रेम में तार इधर अंदर से जाती है, यहाँ पे पहुँच जाती है, और फिर ये जो तार है वो यहाँ से आकर के इसमें आ जाती है। ये जो बैटरी के पॉजिटिव कैनेटरी से जुड़ा हुआ पार्ट है, इसको एनोड बोलते हैं। अच्छा, ये क्या है, तो ये प्लेटिनम की इलेक्ट्रोड है। प्लेटिनम का रॉड है, इससे करंट जो है पानी तक पहुंच रहा है। तो ये हो गया एनोड, और जो नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ बच्चा, इसको हम लोग कहते हैं कैथोड। तो आपको नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड नाम याद रखनी है, जो इलेक्ट्रोड है उसे हम लोग कैथोड कहते हैं, और जो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ बच्चा, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं। और कौन सा इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज किया गया है, तो जो इलेक्ट्रोड बच्चा यहाँ पे यूज किया है वो आपका किसका है, प्लेटिनम का है। प्लेटिनम मेटल की आपकी प्लेटिनम। अच्छा, दूसरा देखो, तो जब हम लोग इसमें से करंट पास कराना स्टार्ट करते हैं तो पता है क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा एनोड है, इस एनोड में यहाँ पे ऑक्सीजन बनना स्टार्ट हो जाता है। ये जो कैथोड है बच्चा, जो कैथोड है उसमें हाइड्रोजन बनना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हमने क्या करा है यहाँ प्रॉपर, ये ना क्या है, ये जो दिख रही है ये आपका एक गिलास का कह सकते हो जार है, जिसे हमने इसको ढक दिया है। इसको हमने क्या करा यहाँ पे ढक दिया है। तो ये पहले पानी से भरा हुआ है मान लो। तो अब क्या हो रही है, जब गैसेस बन रही है तो यहाँ पे तो पता है ना गैस हल्का होता है पानी से, तो ये पानी से गैस यहाँ ऊपर आ जाता है, ये वाली गैस जो यहाँ आ जाता है। अब इस गैस को देखो, तो यदि ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक 6 सेंटीमीटर का हाइट है, तो आपको देखो ये प्रॉपर आधा में बट गया है ना, मतलब यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ कि हाइड्रोजन जब भी बनेगा डबल बनेगा और ऑक्सीजन सिंगल बनता है, यानी कि चूंकि आपको पता है ना हाइड्रोजन जो है और ऑक्सीजन जो है 2:1 के रेशियो में आपस में मिली हुई रहती है, इसलिए हाइड्रोजन डबल बना है और ऑक्सीजन यहाँ पे जो है वो सिंगल यानी कि कम बना हुआ है। अब मैं इसको एक बार देख लेता हूँ कि क्या आपके यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखो बच्चा, लिखा है
हाइड्रोजन इज कलेक्टेड एट द कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। आपसे पूछा था प्रश्न कि जो हाइड्रोजन वो किस साइड कलेक्ट होती है, तो आपको बताना है कैथोड में। अच्छा, कैथोड में ही क्यों आपका जो है वो आकर के ये कनेक्ट होती है, तो वहाँ पे जमा होती है। तो ध्यान देना बच्चा, जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है इसकी वैलेंसी होती है -2, और जो हाइड्रोजन है उसकी वैलेंसी बच्चा होता है +1। तो चूंकि ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्जेज है, इसलिए ये एनोड यानी पॉजिटिव के पास जाता है, और हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव चार्जेज है तो ये कैथोड नेगेटिव चार्ज के पास जो है यहाँ पे आकर के जमा होता है। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट द एनोड यानी कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और जो रेशियो है वो 2:1 बाय वॉल्यूम होती है। जो ये मेथड बच्चा, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड कहते हैं। अच्छा, इस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड में कुछ कुछ टर्म्स हैं, देखो यहाँ पे देख पा रहे हो, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। तो जो बच्चों ये जो लिक्विड यूज़ करी जाती है ना, जिससे होकर करंट पास होती है, देखो यहाँ पे जो ये लिक्विड है एसिडोलेटेड वाटर, ये जो लिक्विड बच्चा होता है जिसमें से करंट पास होती है, इसे हम लोग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ठीक है, और जिससे हो करके इस रिएक्शन में कह सकते हो करंट का एंट्री हो रहा है। देखो ये इलेक्ट्रोड जो है, इसी से तो करंट हमारा अंदर जा रहा है ना, तो जिससे करंट की एंट्री होती है उसे हम लोग इलेक्ट्रोड कहते हैं बच्चा। क्या कहते हैं उसे, तो इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जो कि मैंने बता दिया। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो, इलेक्ट्रोलाइसिस इज ए प्रोसेस इन विच एन इलेक्ट्रिक करंट ई पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन और मोल्टेन स्टेट ऑफ ए कंपाउंड, है ना। और ये जो कंपाउंड है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो ऑल्सो कॉल्ड एज एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बच्चा कुछ कुछ और प्रोसेस यहाँ पे दिए, तो प्रोसेस वगैरह हम लोग तो आपको बता ही दिए, इसको खुद से आप पढ़ लेना, प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है वो बता दिया। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट जो है 2 टाइप्स की होती है, एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, तो सोडियम क्लोराइड, लीड ब्रोमाइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है बच्चा, इससे हम लोग क्या कहते हैं, यदि ये एक्वस फॉर्म में होगा तो इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। पता है क्यों, क्योंकि इससे करंट अच्छे से पास होता है ना। क्योंकि ये जो प्रॉपर जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये सब आयंस के फॉर्म्स में टूट जाते हैं और करंट ईजिली पास होता है ना। देखो क्या लिखा हुआ है, दे डिसोसिएट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली इनटू आयंस इन देयर एक्वस और मोल्टेन स्टेट। जब इसे घोलते हैं ना, तो ये आसानी से जो है वो टूट जाता है आयंस के फॉर्म में, तो इसीलिए इसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसा है, जैसे कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो, एसिटिक एसिड हो, ये वाटर में जाने के बाद जो है वो पार्सली डिसोसिएट होता है, पूरी तरह से नहीं टूटता है, थोड़ी थोड़ी टूट जाती है, और थोड़ी थोड़ी टूटती है तो करंट कम पास होता है। हेंस द सॉल्यूशन कंटेन्स बोथ आयंस इन स्मॉल अमाउंट, तो स्मॉल अमाउंट में होता है, करंट ठीक से पास नहीं होता है, इसलिए इसको हम लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। अच्छा, एक होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट किसे बोलते हैं, तो जो शुगर सॉल्यूशन है, प्योर वाटर होगा, अल्कोहल होगा, इसको बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आयंस फॉर्म नहीं करता है, और जो करंट है, जब इसमें करंट देंगे ना तो करंटे पास नहीं होगा। तो बताओ बच्चा, जब करंट पास हो भी नहीं करेगा तो हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कैसे पूरा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को पूरा होने के लिए कंडीशन ये है कि प्रॉपर उसमें से इलेक्ट्रिसिटी का पास होना लिक्विड से होकर के जरूरी है। अच्छा, अगला है इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो बच्चा इलेक्ट्रोड जो है एक सॉलिड कंडक्टर होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट में करंट को, इलेक्ट्रिसिटी को क्या कराता है, एंटर कराता है, तो लीव कराता है। ठीक है, तो इसी को बच्चा हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल डेफिनेशन जो है बच्चा यहाँ से आप लिख सकते हो, बस इतना ध्यान रखो, जिनसे होकर के करंट जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस में एंट्री लेता है, यानी कि ये, तो बच्चों इसे हम लोग इलेक्ट्रोड्स कहते हैं। यहाँ पे देखो कौन से इलेक्ट्रोड की प्रयोग करी गई है, तो प्लेटिनम का ये इलेक्ट्रोड्स बना है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है और स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोड्स के बाद आपका यहाँ पे नेक्स्ट बच्चा आपका है कि ये एनोड और जो कैथोड है वो क्या है। तो देखना, बैटरी का जब पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ने के बाद ये जो हमारा इलेक्ट्रोड्स होता है ना, उसी इलेक्ट्रोड्स को पॉजिटिव से जुड़ा तो एनोड बोलेंगे, और नेगेटिव से जुड़ जाता है तो उसे कैथोड नाम दे देते हैं। करंट जो है यहाँ से क्या करता है बच्चा, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट जो है वो एंट्री लेता है, और कैथोड से जो है करंट वहाँ से वापस निकलता है और एक प्रॉपर सर्किट बनाती है। तो ये करंट की जो बच्चा मैकेनिज्म है, ये आप फिजिक्स में पढ़ने वाले, फिजिक्स में आपकी एक प्रॉपर एक चैप्टर होने वाली करंट की, तो यहाँ ध्यान देना, करंट एंट्री लेगा तो उसको एनोड बोलेंगे, और करंट जहाँ से एग्जिट लेता है, लीव्स लेता है, उसे बच्चों कैथोड कहते हैं। जो एनायन
ये टर्म समझना बच्चे, यहाँ पे है एनायन, यहाँ पे है कैटायन। तो कैटायन और एनायन के बारे में क्या लिखा हुआ है, तो उसके बारे में देखो एनायन और कैटायन यहाँ लिखा हुआ है। जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होती है उसे बच्चा हम लोग एनायन कहते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होती है उसे बच्चा हम लोग कैटायन कहते हैं। यानी देखो, जैसे ही मैं आपको बताऊँ NaCl एक कंपाउंड है, ठीक है, तो NaCl जब पानी में जाएगा तो Na प्लस में और Cl माइनस में टूट जाएगा। तो ये जो माइनस वाला है ना आयंस, माइनस की जो आयंस बच्चों, इसे एनायन बोलेंगे। और जो पॉजिटिव वाला है आयंस, Na प्लस पॉजिटिव आयन, इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जा रही होगी आपको यहाँ पे, क्योंकि एनायन, कैटायन, एनोड, कैथोड आप पढ़ रहे हो, तो सबको सिस्टमेटिक वे में सुनो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगी, बहुत बड़ी टर्म नहीं है। तो देखो बच्चा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बच्चा, एनोड पे। तो अभी मैंने बताया कि यहाँ पे जो एनोड है बच्चा, यहाँ पे जो एनोड है, यानी कि ये जो हमारा एनोड है, इसमें इसमें कौन आके चिपक रहा था, तो ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज था, O2 माइनस, माइनस था ना। तो देखो नेगेटिव वाला जो है वो पॉजिटिव वाले के पास आया ना, तो इसे ही बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, इसे ही जो पॉजिटिव चार्ज वाला बच्चा है इसे हम लोग कैटायन कहते हैं। और कहीं यही नेगेटिव में रहता तो उसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, एनायन कहते हैं। ठीक है, तो इसे अब याद कर लो कि क्या होती है। तो ये हमारा इलेक्ट्रोड्स हो गया। अब चलिए हम लोग आयंस के बारे में पढ़ लेते हैं। आयन क्या है, तो आयंस आर इलेक्ट्रिकली चार्ज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो है, जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पाया जाता है बच्चों, उसे हम लोग आयंस कहते हैं। आयंस आपका 2 टाइप्स का होगा, एक होगा नेगेटिव और एक होगा बच्चा पॉजिटिव आयन। ये जो नेगेटिव आयन है वो आपका किसके पास जाएगा, एनायन नेगेटिव है तो ये पहुंचेगा एनोड के पास, क्योंकि एनोड जो है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है ना, और जो कैटायन है इसमें पॉजिटिव चार्ज रहता है, तो ये पहुंचेगा हमारा कैथोड के पास, क्योंकि जो कैथोड है बच्चा इसके पास नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस है बच्चों, ये आपको ध्यान रखनी है, और ये प्रोसेस पूरा पर इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। देखो लिखा है एनायन जो है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से, और इलेक्ट्रोलाइसिस के समय में ये एनोड की तरफ जाता है। इसके एग्जांपल देखो Cl, OH माइनस, Br, CO2 माइनस, जहाँ भी माइनस माइनस रहेगा वो सब एनायन कहलाता है। जैसे पॉजिटिव प्लस चार्जेज होगी, प्लस प्लस चार्जेज, वो आपका कैटायन कहलाता है। एग्जांपल में देखो Na प्लस, Ba2 प्लस, कैल्शियम 2 प्लस, है ना, एल्युमिनियम 3 प्लस, और यहाँ पे लेड 2 प्लस है। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारा है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आई होप कि आपने इसके पहले वाले जो टॉपिक मैंने आपको बताया, जो कि ये था आपका एनायन एंड कैटायन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये एनायन और कैटायन के बारे में बच्चों आपको 6 क्लास में भी और 7 क्लास में भी आपने पढ़ा है। एनोड और कैथोड भी आपने 6 और 7 में पढ़ा है। ठीक है, चलिए ये तो आपके बस रिविजन के लिए था। अब यहाँ पे पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। देखो बच्चों, इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में आप कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि यहाँ पे एक सेल टर्म है। ये जो सेल बच्चों, इसका 2 मीनिंग होता है। एक तो मीनिंग इसका कंटेनर है, और दूसरी मीनिंग बच्चों इसका सेल का वो होती है पावर बैकअप, या फिर ना सेल जो है जिसका यूज़ जो हम लोग बैटरी में करते हैं। ठीक है, एक ये वाली सेल है। तो यहाँ पे आपको जो सेल है वो क्या दी गई है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो कंटेनर है जिसमें प्रॉपर इलेक्ट्रोलाइसिस की जो प्रोसेस है वो होगी। यानी कि जिस कंटेनर में हम लोग क्या करते हैं, जिस कंटेनर में इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस हम लोग करते हैं ना, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, तो ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है इसे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, जिस कंटेनर में प्रॉपर रिएक्शन हो रही होती है। दिस सेल इज कनेक्टेड टू द बैटरी, और ये जो है प्रॉपर एक बैटरी से कनेक्ट रहती है। इसमें की होती है कि मतलब चाबी मीन्स क्या हुआ, यहाँ प्रॉपर ना एक स्विच होती है। इस स्विच को हम लोग ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो उस स्विच को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, की कहते हैं। और कनेक्टिंग वायर्स होती है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक सर्किट को हम लोग कंप्लीट करते हैं ताकि करंट पास हो सके और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो बच्चों प्रोसेस हमारा वो है बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट एसिड ऑन एक्टिव मेटल। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन बच्चा हम लोग पढ़ रहे हैं। तो प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इस हाइड्रोजन को प्रिपेयर करेंगे किसके साथ, तो एक होगा हमारे पास डाइल्यूट एसिड और दूसरा होगा मेटल, यानी कि एसिड को मेटल से रिएक्ट करवा के, एसिड को मेटल से रिएक्ट करवा के हम लोग हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है, तो गोल बचा प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। जो देखते हैं कैसे करेंगे। तो देखो कुछ कुछ मेटल्स जिसका हम लोग यूज़ करेंगे हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए, वो क्या है हमारे पास मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, ईटीसी। तो बेसिकली जिंक मैग्नीशियम और आयरन, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करा करके हाइड्रोजन को बनाने में। ठीक है, आइए देखते हैं ये काम कैसे होती है। आगे बढ़ो। ये अभी तक मैंने आपको फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइसिस सिखा दिया मेथड आपको मैंने, इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड, इलेक्ट्रोलाइसिस
है ना। और दूसरी बच्चों मेथड जो मैंने आपको बताया क्या था, मेटल की रिएक्शन किसके साथ, तो डाइल्यूट डाइल्यूट एसिड के साथ। इसके एग्जाम्पल आप यहाँ देख सकते हो, ये हमारा मेटल है, यहाँ पे एसिड है, सॉल्ट और हाइड्रोजन बनेगा। ओके, तो ये रिएक्शंस भी कई बार आपके एग्जाम्स में आ जाते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में भी, या फिर आपके ऑब्जेक्टिव में फिलिप्स के फॉर्म में कंप्लीट द रिएक्शन के करके आ जाती है। क्वेश्चन आएगा आपका बच्चों, कंप्लीट द रिएक्शन, है ना। तो कंप्लीट द रिएक्शन करके भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आती है। ये सब इंटरनल क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इस तरह से आ जाती है। तो आप क्या करो, इसको याद कर लो। मैग्नीशियम को यदि आप रिएक्शन कराते हो H2SO4 के साथ, तो ये जो मैग्नीशियम है बच्चा, ये मैग्नीशियम क्या करता है, इस H2 को यहाँ से रिप्लेस कर देता है, ठीक है। और खुद बन जाता है MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, और जो हाइड्रोजन गैस है ये यहाँ से बच्चा रिलीज हो जाता है, ऐसे रिलीज हो जाता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से यहाँ पे होती है आयरन के साथ। आयरन क्या करता है, इस H को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और खुद बना लेता है, क्या बना लेता है बच्चा, तो FeCl2, इसे बच्चा हम लोग बोलते हैं फेरस क्लोराइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज के इस वीडियो का, इस चैप्टर का हम लोग पढ़ने वाले बच्चा, जो कि हमारा है लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमारा कह सकते हो थर्ड मेथड होने वाली, ये हमारा बच्चा थर्ड मेथड होने वाली है। ये क्या आपका, ये है आपका लेबोरेटरी मेथड, ठीक है ना। तो लेबोरेटरी मेथड में देखो बच्चा क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं लैब में, यानी कि इसके लिए कुछ, देखो लैब में हम लोग प्रिपरेशन करने का मतलब क्या हुआ कि घर के अंदर, लैब के अंदर प्रिपरेशन कर सकते हैं, कंट्रोल मैनर में कर सकते हैं, इसे कोई हानिकारक पदार्थ नहीं होगी, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और हम लोग इसे आसानी से प्रिपेयर कर लेंगे। तो वैसा मेथड जिससे हम लोग प्रिपरेशन लैब के अंदर कर सकते हैं हाइड्रोजन की, वो बच्चा हमारा कहलाएगा लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड में हम लोग प्रिपरेशन करने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, देखो लेबोरेटरी मेथड में चीज़ों का इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम लोग लेंगे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि एक जो कंपोनेंट है वो हमारा एसिड होगा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या कभी कभार जो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो हमारे पास दो एसिड है, एक है HCl, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, और H2SO4 जो है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं हम लोग लैब मेथड में हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए। और इसके साथ में हमें जो मेटल है उसका इस्तेमाल करना होगा, जो कि होगा जिंक, और ये जिंक होता है ग्रेन्यूलेटेड। तो ग्रेन्यूलेटेड जिंक का क्या मतलब हुआ, देखो ग्रेन्यूलेटेड जिंक तो समझ में आ रहा है कि आपका एक एलिमेंट हो गया। तो जिंक हमारा एलिमेंट है, बट ये जो हमारे यहाँ लिखा हुआ है ग्रेन्यूलेटेड, इसका मीनिंग क्या होता है। तो बच्चों मैं पहले आपको ग्रेन्यूलेटेड का जो मीनिंग है वही आपको समझा दूँ। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा आता है, व्हाई इज ग्रेन्यूलेटेड जिंक प्रीफर्ड इन लेबोरेटरी मेथड। तो बच्चों आपको आंसर क्या लिखनी है, तो आंसर बड़ा ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, लिखना है कि ग्रेन्यूलेटेड जिंक जो है ऐसा जिंक है जिसमें इम्प्यूरिटीज पाई जाती है, और इम्प्यूरिटीज में क्या होता है, कॉपर, आने की जिंक है, पर ये प्योर जिंक नहीं, इसमें जिंक के साथ में थोड़ी बहुत कैसे तो लिटिल मात्रा में कॉपर पाई जाती है, ठीक है। और जो क्या काम करता है बच्चा, तो एक कैटलिस्ट की तरह काम करता है, और ये क्या कहता है, रिएक्शन को, ये जो हमारा प्रॉपर रिएक्शन हो रहा होता है, इस रिएक्शन को हमारा बच्चा फास्ट कर देता है, ठीक है, क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। तो ये एक कैटलिस्ट की तरह काम करती है। दैट इज वाई ग्रेन्युलेटेड जिंक इज प्रीफर्ड ओवर जिंक फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन। रिएक्शन देखो कैसे कैसे होता है, तो ये हमारा जिंक है, ये हमने लिया HCl। अब ये जिंक क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। एक चीज़ ध्यान देना, हम लोग ना एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, हम लोग बच्चों एक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं ना, ये मैं आपको इसी वीडियो में आगे बताऊंगा एक्टिविटी सीरीज के सारे एलिमेंट्स, यदि आपने भूल गए हो तो एक्टिविटी सीरीज में ना हाइड्रोजन जो है वो बीच में होता है, और इसके ऊपर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सब हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकता है, और जो नीचे के एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे देखो जिंक जो है वो थोड़ा ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दे रहा है और बना ले रहा है जिंक क्लोराइड। तो ये जिंक क्लोराइड बना, लेकिन साथ में क्या बन रहा है, हाइड्रोजन, और हमें क्या चाहिए था, हाइड्रोजन चाहिए थी। तो इसके रिएक्शन में बच्चों आपको याद रखनी है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विद एसिड, डाइल्यूट एसिड, इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। और इसी चीज़ का बेसिकली हम लोग प्रयोग करते हैं लेबोरेटरी मेथड में क्या करने के लिए, तो हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए। देखो, तो यहाँ पे जो हमारा सेकेंड मेथड जो मैंने आपको बताया था, क्या मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड वाली, इसी प्रॉपर्टीज को बेसिकली यूज करी जाती है, और चूंकि ये लैब में बनाया जा रहा है तो इसको नाम दे दिया बच्चा लेबोरेटरी मेथड। तो दोनों कैसे तो एक तरह से सिमिलर ही हैं, ठीक है। अब देखो इसकी प्रॉपर रिएक्शन के लिए कौन कौन से गैजेट्स हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और वो किस प्रकार की अरेंजमेंट होगी, इसके लिए बच्चा हमारा, आप यहाँ पे देखो, ये मैं फुल स्क्रीन में ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर रिएक्शन इसकी कैसे होती है। चलिए मैं इसे एक बार यहाँ से
ये आपको बॉक्स बना देता हूँ, ठीक है। ये देखो, और इन चीज़ों को मैं यहाँ से एक बार हटा देता हूँ। ये हट गया, साफ़ हो गया, ठीक है। चलो, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो, तो इस हाइड्रोजन को प्रिपेयर करने के लिए जो हमारा लैब मेथड है बच्चा, ये जो लैब मेथड है मेरे भाई, इसमें क्या होगा? तो देखो क्या होगा, सबसे पहले हम लोग एक राउंड बॉटम फ्लास्क वाली इस प्रकार की एक एपार्टस लेंगे, ये हमारा हो गया पहला। दूसरा हम स्टैंड का प्रयोग करेंगे, ठीक ना। तीसरा इसको बोलते हैं थिसल फनल, ठीक है। देखिए यहाँ देखो लिखा हुआ दिख रहा है, ये थिसल फनल। तो तीसरा हमारा ये हो जाएगा। फोर्थ में हम लेंगे डिलीवरी ट्यूब, जो कि ये आपका जो ट्यूब है इसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं। फिफ्थ में हम यहाँ पे लेंगे ये कंटेनर, इसको फिफ्थ नंबर दे देते हैं। और सिक्स्थ नंबर में इसे बोलते हैं बिहाइव सेल्फ, ये सिक्स नंबर है। इस सेल्फ जो दिख रही है, ये प्रॉपर जो कंटेनर दिख रही है बच्चा, ये जो कंटेनर दिख रही है, इसे हम लोग कहते हैं बिहाइव सेल्फ। तो सिक्स्थ नंबर में ले लेंगे हम लोग बिहाइव सेल्फ। अच्छा, ये तो हो गया हमारा एपार्टस, ये हमारा क्या हो गया, एपार्टस हो गया। अच्छा, इसमें अब हम एक चीज़ और लेंगे, पता है क्या लेंगे? इसमें हम जो एक और चीज़ इस्तेमाल करेंगे बच्चा, रिएक्शन करवाने के लिए हमें चीज़ें चाहिए ना, तो रिएक्शन कराने के लिए हम लेंगे यहाँ पे ग्रैन्युलेटेड जिंक। ये देखो, ये है आपका जिंक, तो ये हो गया ग्रैन्युलेटेड जिंक। अब यहाँ पे जो थिसल फनल है, इसका काम क्या होता है, ऊपर का माउथ इसका थोड़ा सा ओपन होता है, तो इससे हम डालेंगे यहाँ से एसिड। और कौन सी एसिड डालेंगे बच्चा? तो यहाँ से डालेंगे हम लोग HCl, ठीक है। एसिड डाल दिए, ये है आपका डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो ये पहले क्या डालनी है, तो फर्स्ट जो हमारा स्टेप होगा उसमें हम जिंक भर लेंगे। और सेकेंड स्टेप में बच्चा हम क्या करेंगे, इसमें एसिड को इससे यहाँ से पोर करेंगे, यहाँ से ये जो ऊपर दिख रही है थिसल फनल, तो इस थिसल फनल से ऊपर से पोर करेंगे। अब थोड़ी देर के बाद हमको देखिएगा यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या होना शुरू हो जाएगा? रिएक्शन होना शुरू होगा। अब जब रिएक्शन होना शुरू होगा तो ये चीज़ ध्यान देना, ये जो बच्चा कैप है ना ऊपर में, तो ये जो प्रॉपर बिहाव सेल्फ है, सॉरी बिहाव सेल्फ नहीं, ये जो हमारा आपका राउंड बॉटम फ्लास्क है, इस फ्लास्क के ऊपर का हिस्सा के देखो यहाँ पे ना कॉर्क लगी रहती है। ये जो ब्लैक कलर की दिख रही है हमारा क्या है? कॉर्क है। इस कॉर्क में दो छेद होते हैं, दो होल होता है, एक होल ये दूसरा होल। तो पहला होल से तो थिसल फनल आती है, थिसल फनल। और जो दूसरा होल है इसमें डिलीवरी ट्यूब को हम लोग लगाते हैं, ठीक है। ताकि अब देखो जब रिएक्शन होगा, यहाँ पे कॉर्क लगी है, तो यहाँ जो भी गैसेस बनेगा, ये गैस हमारा कहीं जा पाएगा क्या? नहीं जा पाएगा। अच्छा, ये जो पाइप है उसमें से पहला जो पाइप है ना थिसल फनल, ये प्रॉपर डाउन में सटा हुआ रहेगा, मीन्स कह सकते हो लिक्विड से सटा हुआ रहेगा। तो जब भी गैसेस बनेगी बच्चा, गैसेस बनेगा तो यहाँ आएगा, ये गैसेस यहाँ आएगा और यहाँ होकर के ऊपर जाने का प्रयास करेगा, क्योंकि गैस हल्की होती है। बट ये कॉर्क इसको जाने नहीं देगा, यहाँ पे कॉर्क से ऊपर नहीं जा पाएगा। तब ये गैस जो क्या करेगा, तो ये जो गैस है प्रॉपर इसी पाइप से ऊपर जाएगा। और फिर इसी पाइप से होते हुए, इस पाइप से बेसिकली होते हुए इधर 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 होते हुए यहाँ से आके के पहुँच जाएगा बच्चा हमारा इसमें ट्यूब में, है ना। ये जो हमारा कंटेनर है इसमें पहुँच जाएगा। इस कंटेनर में प्रॉपर वाटर भरी रहती है, इसमें पहले से क्या भरा है बच्चा हमारा? वाटर भरा है। तो वाटर से भी हल्का होता है क्या? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, यहाँ से आकर के से बुलबुला होते हुए यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रेशर बनाना स्टार्ट करेगा। तो धीरे धीरे जिसमें वाटर है वो नीचे आना स्टार्ट होगा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो इधर आएगा, और प्रॉपर यहाँ पे आकर के जो H2 गैस है वो हमारा जमा हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉपर बच्चा मेथड हमारा है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का। इसे ही हम लोग कहते हैं लैब मेथड। क्या कहते हैं इसे बच्चा हम लोग? लैब मेथड कहते हैं, ठीक है ना। क्या आपने ये रिएक्शन पूरी एक्सपेरिमेंट को समझ लिया? अच्छा, अब मैं आपको प्रॉपर जो लिखा हुआ चीज़ है मैं उसे भी समझा देता हूँ एक बार आपको। आप प्रॉपर देखो, जो प्रोसीड्यूर है वो आपके बुक्स में भी लिखे पड़े हैं, इस प्रोसीड्यूर को आप बच्चे यहाँ से पढ़ लो। देखो मेरे दोस्त, मैं आपको बहुत बेहतरीन जो है तरह से बताने के प्रयास कर रहा हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझा दूँ और आप अच्छे से समझ सको, ठीक ना। तो यदि आपको इसके बाद भी कहीं कोई प्रॉब्लम्स नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स मेरा ओपन है और आप यहाँ पे जो भी कमेंट करते हो मैं उसे प्रॉपर वॉच करता हूँ, मैं उसे पढ़ता भी हूँ। तो आपकी जो थॉट है, आपकी जो थॉट है वो प्रॉपर मेरे तक बच्चा पहुँच जाती है कि आपकी क्या रिएक्शन है, क्या आपका एक्शन है। एक और चीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, देखो क्या होता है ना, वीडियो को वॉच करते हो बट लाइक नहीं करते हो। यदि आप 100 बच्चे लाइक मीन्स वॉच करते हो, उसमें से मात्र 5 जन जो है वो लाइक करते हो, एटलीस्ट लाइक कर देते हो ना, तो इससे क्या होता है वीडियो को एटलीस्ट ये जो यूट्यूब है, ये जो आपका यूट्यूब बच्चा वो समझता है कि ना वीडियो अच्छा है, काम का है, यूज़फुल है। तो यूज़फुल है तो वो और बच्चों को प्रमोट करता है और बाकी जो व्यूअर्स है वहाँ तक भेजता भी है। और आप लाइक नहीं करते हो तो यूट्यूब समझता है कि ना ये वीडियो अच्छी नहीं है, तो वो क्या करता है बच्चा, क्या करता है वो शेयर ही नहीं करती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपने बहुत सारे बड़े बड़े यूट्यूबर की सपोर्ट करी है और उसे बहुत दूर दूर तक पहुँचा भी दिया है
यार छोटे यूट्यूबर्स पे भी थोड़ा ध्यान दिया करो, वो भी बहुत मेहनत करते हैं हमारी तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आपसे उम्मीद है कि आप ये कर ही लोगे, है ना, और हमें भी ज़रा सपोर्ट करोगे और प्रॉपर वीडियो को लाइक भी करोगे, ठीक है। देखो आगे क्या है, आपको कहनी कुछ पीसेस ऑफ ग्रेनुलेटेड जिंक लेनी है, राउंड बॉटम फ्लास्क में रख देना है। फिर 2 बोर्ड एयर टाइट स्टॉपर लेनी है, जिससे हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा था, देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना, ये कॉर्क लेनी है। तो ये जो कॉर्क है उसमें 2 छोटे छोटे होल होनी चाहिए, माउथ ऑफ द फ्लास्क में से फिक्स कर देनी है। फिर तीसरा फनल जो है वो लगाना है फर्स्ट बोर में, और जो दूसरा बोर होगा वहाँ पे अनदर एंड में डिलीवरी ट्यूब लगा देनी है, ठीक है, अदर बोर में। उसके बाद क्या करना है, प्लेस द अदर एंड, जो डिलीवरी ट्यूब का दूसरा एंड है वो बिहाइव सेल में डाल देनी है, और बिहाइव सेल में क्या प्रॉपर कंटेनिंग वाटर होनी चाहिए। अब क्या करना है, सम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसे हम लोग थीसल फैनल में डालेंगे, और यहाँ से एक एफर्वेसेंस आना स्टार्ट होगा, यानी थोड़ी सी हमको गुदगुदाहट बुदबुदाहट सर जो है चीज़ें वो उसमें हलचल दिखेगी। फिर समझ जाना है कि प्रॉपर जो लिबरेशन है हाइड्रोजन की वो शुरू हो गई है। लेकिन स्टार्टिंग का जो फर्स्ट फ्यू बबल्स होगा उसे बच्चा हम लोग क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, ऐसे रिलीज कर देंगे एयर में, ठीक है। और देन इन्वर्ट ओवर द बिहाइव सेल, उसके बाद जो कंटेनर है उसको बिहाइव सेल में पलट देंगे, और हाइड्रोजन जो गैसेस हो क्या करेगी, डिस्प्लेस करेगा वाटर को, और इस प्रकार से जो हमारा हाइड्रोजन गैस है वो जार में बेसिकली कलेक्ट हो जाएगा। इसी मेथड को हम लोग डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर कहते हैं। दिस मेथड इज नोन एज डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या इस रिएक्शन को कराते समय कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि लैब में जब भी हम लोग कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हो प्रिकॉशंस और सावधानी बरतनी होती है। तो कौन कौन सी सावधानी हमें बरतना ही है, सावधानी की जो है वो ध्यान में रखना है इस रिएक्शन को करते टाइम। तो देखो पहला पहला क्या करनी है, डू नॉट कलेक्ट फर्स्ट फ्यू बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस की जो शुरुआत के फ्यू बबल्स आएंगे उनको कलेक्ट नहीं करनी है। लेकिन क्यों, बिकॉज दे मे कंटेन एयर टू, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में आपका हाइड्रोजन गैस आ रहा होगा, यहाँ पे देखो जो स्टार्टिंग में हाइड्रोजन गैस आ रहा होगा, इस हाइड्रोजन गैस में आपको क्या नहीं करनी है, इस हाइड्रोजन गैस को आपको कलेक्ट नहीं करनी है। लेकिन क्यों, क्योंकि बच्चा देखो सोचो, इस डिलीवरी ट्यूब था पहले एम्प्टी थ्रू ना था, इसमें क्या था, एयर था, इसमें एयर था। अब जब गैसेस आया तो साथ में एयर भी तो आया, और जब स्टार्टिंग के ही हम उसको कनेक्ट कर लेंगे, कलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये H2 प्योर नहीं होगा ना, इसमें क्या हो जाएगा, हमारा एयर भी तो आ जाएगा। तो इसीलिए जो है सावधानी के तौर पे स्टार्टिंग वाले को हटा देनी है, विच इज़ प्रेजेंट इन द फ्लास्क और डिलीवरी ट्यूब। तो फ्लास्क और डिलीवरी ट्यूब में जो स्टार्टिंग में एयर होगा वही एयर आके कलेक्ट हो जाएगा। तो शुरुआत के फर्स्ट फ्यू जो बबल्स है उसे क्या करनी है, स्किप करनी है। दूसरा सावधानी बच्चों आपको क्या बरतना है यहाँ पे, दूसरा, डू नॉट ब्रिंग एनी फ्लेम। तो इस रिएक्शन को करते टाइम किसी भी प्रकार का जो फ्लेम है, किसी भी प्रकार का जो फ्लेम है वो इसके नियर नहीं लानी है। क्यों, बिकॉज जो प्रॉपर एपार्टस है उसके पास यदि लाते हो तो वो पता है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो रही है, और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, इनफ्लेमेबल होता है, वो तुरंत आग पकड़ लेगी, है ना। तो इससे बचने के लिए प्रॉपर आपको जो है फ्लेम नहीं लाना है, ठीक है। चलिए अब कुछ यहाँ पे ना नोट लिखिए बच्चों, इसे खुद से आप देख लो, ये बहुत सिंपल है, क्योंकि ये यदि मैं करूँ तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अच्छा, एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चा आपका ये है, इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल लो कि वाई इज डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड इज नॉट यूज इन प्रिपेयर ऑफ हाइड्रोजन गैस। हमने देखा यहाँ पे ना, हम कौन सा एसिड का यूज़ कर रहे थे बच्चा, HCl का यूज़ कर रहे थे, और H2SO4 का यूज़ कर रहे थे। इस लैब मेथड में हाइड्रोजन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, H2SO4 या फिर HCl का यूज़ करते हैं। लेकिन HNO3 भी तो हमारा एसिड है, इसका प्रयोग क्यों नहीं करेंगे। तो इसका प्रयोग नहीं करनी है, उसके क्वेश्चंस जो बच्चों यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चंस भी दी हुई, इसके आंसर यहाँ पे लिखिए। आप इसे पढ़ लो, कमेंट बॉक्स में बच्चों मुझे बताना कि इस HNO3 का जो है बेसिकली यूज क्यों नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मैंने एक्टिविटी सीरीज के बारे में बात करी थी ना, जो हाइड्रोजन को बार बार रिप्लेस कर रहा था। तो इस एक्टिविटी सीरीज को ध्यान से देखो, इस एक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर के एलिमेंट्स है ये पावरफुल है, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव है, और जो नीचे के एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव है, जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो क्या करता है, लेस, जो नीचे के कंपाउंड है, नीचे के जो हमारे एलिमेंट हैं उसके कंपाउंड से इसको रिप्लेस कर सकता है। जो जैसे मान लो ये पोटेशियम है, हाईली पावरफुल, सोडियम कैल्शियम ये हाईली पावरफुल है, और जो नीचे के एलिमेंट्स है बच्चा देखो, कॉपर है, मरकरी है, एजी है, एयू है, पीटी है, ये सब क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उनके कंपाउंड से क्या करता है बच्चा, रिप्लेस कर देता है। तो ये आपको याद रखनी होती है। इसको देखो यहाँ पे फर्स्ट में है हमारा क्या क्या है, सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी, ऐसे याद कर सकते हो, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, पीबी। फिर आ गया हाइड्रोजन, फिर कॉपर, कॉपर, एच जी,
AgAuPt, कॉपर AgAuPt, ऐसे करके फोर फोर का आप ग्रुप बना सकते हो। ये ग्रुप 1, फिर ये हो गया ग्रुप 2, फिर बीच में हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे ऐसे कर सकते हो ग्रुप 3। और इसको आपको लर्न कर लेनी होती है। बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछा जाता है कि विच एलिमेंट कैन रिप्लेस द अदर। ऑप्शन दिया हुआ रहेगा लेस रिएक्टिव का, तो आपको चूज करनी होती है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन लिखा है कि वाई इज जिंक प्रीफर टू अदर मेटल्स फॉर द लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहाँ पे बताओ, देखो हम लोग जो है लेबोरेटरी मेथड में जिंक का ही प्रयोग क्यों करते हैं? ये जो ग्रैनुलेटेड जिंक है इसी का बार बार प्रयोग क्यों करते हैं? तो इसके भी आंसर देखो यहाँ पे लिखा है कि जो मेटल्स है जिंक के अलावा उसका यूज क्यों नहीं करते। इसके कई कारण हैं। पहला रीजन है कि देखो जिंक के अलावा हमारे पास कौन सा मेटल है, तो वो है सोडियम और पोटेशियम। ये हाईली रिएक्टिव है, और ये इतना रिएक्टिव है कि ये तुरंत क्या कर सकता है, ये वायलेंट है बहुत ज़्यादा, इसे तुरंत अचानक से ये फायर पकड़ लेगा। दूसरा जो कैल्शियम और मैग्नीशियम हमारा है बच्चा, ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है, बहुत कॉस्टली है, तो इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद हमारा बचा कौन, एल्युमिनियम। तो जो एल्युमिनियम है बच्चा, इसका भी हम लोग प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम जो है एक एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन टाइप का एलिमेंट है। ये क्या करता है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बना लेता है। जब रिएक्शन करते हो तो जैसे मान लो ये एल्युमिनियम है ना, ये एल्युमिनियम की रॉड है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे ऑक्साइड का लेयर बना लेगा ऐसे थोड़ी देर के बाद। और ये लेयर बना लेने के बाद क्या होता है हमारा, कि ये प्रॉपर इस एल्युमिनियम पे जो है एसिड का रिएक्शन नहीं हो पाता है ना। तो रिएक्शन जो है प्रॉपर लॉन्ग टाइम तक के लिए वो चल नहीं पाता है, ठीक है। तो बोलिए रिएक्टिंग फॉर सम टाइम। उसके बाद थर्ड में हमारा बच्चा आयरन। ये आयरन का प्रयोग क्यों नहीं करते? तो आयरन जो है नीड्स टू बी हीटेड। आयरन को जो है रिएक्शन कराने के लिए एसिड के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, आयरन को बच्चा हीट करना पड़ेगा। ये आयरन देखो कितना भाव खा रहा है, बाकी सारा रिएक्शन कर ले रहा है आसानी से, पर आयरन जो कहता है हमको पहले हीट करो। और हीट एंड रिएक्शन इज रिवर्जिबल, और ये रिवर्जिबल रिएक्शन है। मतलब कि हीट करोगे तब तक रिएक्शन होगा, जैसे ही छोड़ दोगे ठंडा कर दोगे तो वापस रिएक्शन जो है पहले वाली पोजीशन में पहुंच जाएगा, इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। जो लीड है बच्चा वो इंसॉल्युबल क्लोराइड बना लेता है, सल्फेट सॉल्ट विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इसका भी प्रयोग नहीं करेंगे। बचा क्या, कॉपर। तो कॉपर, मरकरी और जो सिल्वर है वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, हाइड्रोजन से भी नीचे, देखो यहाँ पे है ना, चाहे कॉपर हो, मरकरी हो, एजी हो, ये हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव है, तो रिएक्शन तो होता ही नहीं है। इसीलिए बच्चों हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जिंक का ही प्रयोग हम लोग इस रिएक्शन को करवाने के लिए करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देख पा रहे हैं हम लोग कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि क्या है, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ने वाले, जहाँ पे हम लोग बाय द रिएक्शन ऑफ वाटर और स्टीम ऑन मेटल, यानी कि अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मेटल का रिएक्शन। अभी हम लोग मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे बच्चा, एसिड के साथ रिएक्शन करा रहे थे और H2 बना रहे थे। अब हम लोग मेटल का स्टीम के साथ, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे और फिर H2 बनाएंगे। फिर हम लोग मेटल का जो है कोल्ड वाटर से भी रिएक्शन करवाने का प्रयास करेंगे और यहाँ से हाइड्रोजन बनाने का कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ है, बच्चा, पहला लिखा है फ्रॉम कोल्ड वाटर। पहले आपको जो है कोल्ड वाटर से रिएक्शन करानी है, तो मेटल जो है कोल्ड वाटर से रिएक्शन करेगा तो मेटेलिक हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो ये सब ना प्रॉपर रिएक्शन आपको याद रखनी है। ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे क्या है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिएक्शन याद करनी पड़ेगी कि जो जिंक है ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो ये कोल्ड वाटर से रिएक्शन कर सकता है और रिएक्शन बहुत फास्ट होगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो जितने भी मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है यहाँ पे देखो दिख रहा है ना ऐसा, ये जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है ये कोल्ड वाटर के साथ आसानी से रिएक्शन करेगा, ठीक है। दूसरा जो है मैग्नीशियम जो है वो फ्रॉम हॉट वाटर, मैग्नीशियम जो है ये हॉट वाटर से रिएक्शन करेगा, मैग्नीशियम जिंक। और यहाँ पे देख पा रहे हो जो मैग्नीशियम है हाइड्रोजन लिबरेट करेगा बॉइलिंग वाटर के साथ, और रिएक्शन इज ए स्लो और रिएक्शन स्लो भी होती है, ठीक है। और एक सेकंड, ये क्या हो गया, फिर से दोबारा रिपीट कर जा रहा है, रिपीट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम स्टीम। स्टीम से कौन रिएक्शन करेगा, तो मैग्नीशियम जिंक और एल्युमिनियम जो है, मैग्नीशियम जिंक एल्युमिनियम, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम जिंक एल्युमिनियम आयरन, ये सब किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये सब करेगा स्टीम के साथ रिएक्शन, है ना। ये सब स्टीम के साथ रिएक्शन करेगा। स्टीम मतलब क्या हुआ, वाटर का बॉयल करने के बाद जो चीज़ें आती है ना, भाप वेपर, वो स्टीम हो गया। व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर हीटेड मेटल लाइक मैग्नीशियम जिंक एल्युमिनियम आयरन, तो यहाँ से हमारा हाइड्रोजन गैस जो है प्रॉपर लिबरेट करता है। तो ये आप रिएक्शन को बच्चों यहाँ से याद कर लो।
नेक्स्ट जो हमारा प्रोसेस है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन का, वो है मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन लार्ज स्केल पे, और इसके लिए जो प्रोसेस बच्चों हम यूज़ करते हैं वो है बॉस प्रोसेस। तो अब ये बॉस प्रोसेस पूरी इस चैप्टर का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन कैसा है या फिर कैसा होता है प्रोसेस है, जिसे हम लोग अभी इस वीडियो में समझने वाले हैं और बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। और मैं कोशिश करूँगा कि ये जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, जो सभी बच्चों को थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लगती है, हार्ड लगती है, उसे कैसे आसान भाषा में समझाया जा सकता है। तो बच्चों, हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन के बारे में आपको ध्यान रखनी है कि ये यदि लार्ज स्केल पे करनी है और बड़े लेवल पे करनी है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन करनी है, तो इसके पहले आपने जो भी प्रोसेस पढ़ी है, चाहे वो इसके पहले आपने लेबोरेटरी मेथड पढ़ा है या फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विथ वाटर पढ़ी है, ये सभी के सभी जो है वो स्मॉल क्वांटिटी पे या तो सिर्फ रिएक्शन करवाने के लिए। बड़ी क्वांटिटी पे आपको चाहिए तो बॉस प्रोसेस जो है वो आपको प्रयोग करना होगा। देखो नाम में भी इसका बॉस, तो ये बॉस प्रोसेस से आप देखो उसको बॉस भी कह सकते हो कि नहीं। तो बॉस प्रोसेस जो है इसको बॉस भी कह सकते हो। यहाँ पे लार्ज स्केल में जो आपका हाइड्रोजन है बच्चा, उसकी प्रिपरेशन होती है। इसके लिए प्रॉपर 2 स्टेप्स लगते हैं, 2 इंपॉर्टेंट स्टेप, पहला स्टेप और ये दूसरा स्टेप। जो बच्चा पहला स्टेप होता है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वाटर गैस बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, वाटर गैस बनाते हैं। ये वाटर गैस क्या है, कुछ नहीं है, ये बस H2 और CO का मिक्सर होता है। और देखो यहाँ पे आपको H2 दिख गई ना, तो इसी को सेकेंड स्टेप पे क्या करते हैं, CO को हटाते हैं और हम H2 को पाते हैं। बट इसी H2 को पाने की इस सेकेंड स्टेप में कुछ कंडीशन होते हैं, वो आपको सीखना होता है और उसी को आपको ध्यान में रखना है। और उसी को प्रॉपर जब एग्जाम्स में आपसे पूछा जाए कि बॉस प्रोसेस बताओ तो क्या है, तो फर्स्ट स्टेप तो कंपलसरी है, तो बड़ा ही मस्त है। सेकेंड स्टेप भी आप बता सकते हो। थर्ड स्टेप इसके बाद जो आती है, हमने सेकेंड स्टेप में ही है ना CO को और CO2 को अलग अलग करने की, इस वजह से तीसरा स्टेप चला गया, तो 2 ही स्टेप में इसके जो कह सकते हो प्रॉपर रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। देखो तो हम क्या करेंगे, पहला स्टेप हमारा है फॉर्मेशन ऑफ वाटर गैस। और इसमें होती क्या है, तो कुछ नहीं है, बस कार्बन जो है, हॉट कोक कार्बन जो होती है, उसको जो है स्टीम के साथ पास करानी है। और ये रिएक्शन 1000 डिग्री सेल्सियस पे होगा, इसके लिए कंडीशन आपको याद रखनी है, तब बन जाएगा हमारा वाटर गैस। और साथ में ये जो है ना, ये हीट माइनस में दिख रही है ना, इस हीट का माइनस में कहने का मतलब ये रिएक्शन हमारा एंडोथर्मिक है और ये बेसिकली हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ये हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा यहाँ पे देखो फिर से एक बार मैं आपको ध्यान से बता दूं, देख लो एक बार ध्यान से, क्या लिखा है, स्टीम इज पास्ड ओवर हॉट कोक एट 1000 डिग्री सेल्सियस। अच्छा इसने एक स्पेशल फर्नेंस में होती है, इसके लिए प्रॉपर एक फर्नेंस की आवश्यकता होती है, जिसमें अंदर में प्रॉपर रिएक्शन करवा रहे होते हैं, क्योंकि 1000 डिग्री सेल्सियस चाहिए ना, तो उसके लिए फर्नेंस बनानी पड़ेगी। और जो फर्नेंस है बच्चा, इसे हम लोग कन्वर्टर कहते हैं। इस फर्नेंस को क्या बोलेंगे हम लोग, तो कन्वर्टर बोलते हैं। तो इसके बाद क्या होगा, वाटर गैस बन जाएगा, है ना। और वाटर गैस क्या है, तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अच्छा आगे बढ़ते हैं, दूसरा स्टेप में क्या होगा, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड हमने वहाँ पे बनाई है, सॉरी हाँ, ये जो हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड बनाना है, CO जो मिक्सर बना है, इस CO को हमें बदलना पड़ेगा कार्बन डाइऑक्साइड में। क्यों पता है, ताकि CO2 को जो है वो रिमूव करना ईजी है, ये जो मिक्सचर बन गया ना, इस मिक्सचर से रिमूव करनी पड़ेगी CO2 को, तभी तो हमारा जो H2 प्रॉपर बचेगा। तो हम CO को कन्वर्ट कर देंगे CO2 में और CO2 को आसानी से हम लोग रिमूव कर देंगे। अब इसे कन्वर्ट कैसे करनी है, तो ये करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा वाटर गैस है उसको मिक्स करेंगे एक्सेस ऑफ स्टीम से, मिक्स्ड विथ एक्सेस ऑफ स्टीम, बहुत सारे स्टीम के साथ मिक्स कर देंगे। और ये भी प्रॉपर एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होगा, जिसका नाम होगा बच्चा फेरिक ऑक्साइड, और एक प्रोमोटर का प्रयोग करेंगे जिसका नाम होगा क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। ये दोनों इसलिए कह सकते हो बहुत ही आवश्यक है। 2 चीज़, पहला कैटलिस्ट, आपको पता है कैटलिस्ट क्या करता है बच्चा, ये रिएक्शन को आपको अल्टर करेगा, और इसको एक्टिवेट करने के लिए हम लोग प्रोमोटर का प्रयोग करते हैं। प्रोमोटर क्या करता है, ये कैटलिस्ट के वर्किंग को एक्टिवेट करता है ताकि रिएक्शन जो है वो क्या हो सके, फास्ट हो सके। तो ये फास्ट रिएक्शन को करने के लिए बच्चा हम लोग क्या करेंगे, कैटलिस्ट और प्रोमोटर का प्रयोग करेंगे। कैटलिस्ट हमारा कौन है, तो कैटलिस्ट मेरा दोस्त Fe2O3 होने वाला है, और प्रोमोटर के रूप में Cr2O3 का प्रयोग करेंगे। जो प्रोमोटर है हमारा, इसका नाम है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, और ये है हमारा फेरिक ऑक्साइड, ठीक ना। तो ये दोनों का प्रयोग करेंगे और रिएक्शन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो जो रिएक्शन है, ये हमारा वाटर गैस था, हमने इसे मिक्स किया स्टीम के साथ, और कैटलिस्ट और प्रोमोटर का प्रयोग करा। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस भी रिक्वायर होती है, तब जाकर के हमारा बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है और ये 2H2 बन गई। ये मिक्सर नहीं है, अभी मिक्सर नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया है और 2H2 बन गया है, और साथ में बच्चा हमारा क्या बन गया, हीट। तो ये जो रिएक्शन है प्रॉपर एक्सोथर्मिक है, यानी कि यहाँ पे रिएक्शन के बाद जो है हीट प्रोड्यूस होती है। तो अब ये जो मिक्सचर है, ये वाटर गैस के जैसे नहीं है, पर फिर भी मिक्सचर तो है ना,
तो ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ये मिक्सर है, इसको अब हमें सेपरेट करने की आवश्यकता है। जब तक हम यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं हटाएंगे तब तक हमको हाइड्रोजन नहीं मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड को बेसिकली हटाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो प्रोसेस है इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड कैन आल्सो बी सेपरेट बाय पासिंग इट थ्रू कॉस्टिक पोटाश। हम क्या करेंगे, अब इस रिएक्शन को कॉस्टिक पोटाश से, ये जो प्रॉपर प्रोडक्ट हमें मिली है कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन, इसे कास्टिक पोटाश से बच्चों पास कराएंगे। कास्टिक पोटाश क्या है, तो ये कुछ नहीं है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या काम करता है, इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके उड़ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उड़ गया, इसका मतलब हुआ कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ ना कास्टिक पोटाश जो है प्रॉपर एक कंपाउंड बना लेता है K2CO3, है ना, और साथ में H2O बना लेता है। तो यहाँ से हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका टेंशन क्या हो गया बच्चा, खत्म हो गया। अब आता है रिमूवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में कुछ बंद हो, क्या होता है ना रिएक्शन में, हमने कार्बन डाइऑक्साइड तो बनाया पर कुछ कुछ CO2 जो है वो CO यानी कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चा, वो बचा रह जाता है। तो इस CO को बेसिकली हटाने के लिए जो है, इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए भी एक प्रोसेस है। यहाँ पे क्या लिखा है, टू सेपरेट कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाने के लिए क्या करना है आपको, ये जो गैसेस मिक्सर है उसको आपको पास कराना होगा एमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड से। ठीक है, एमोनिकल क्यूपरस क्लोराइड। ओके, तो इस रिएक्शन के बारे में बच्चों और भी डिटेल्स में जो है आप हायर क्लासेस में, क्लास 9th में और 10th में बारे में, इसके 10th क्लास में इसके बारे में पढ़ने वाले हो। तो यहाँ पे देख लो, कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो क्या कहता है, डिजोल्व हो जाता है और फिर यहाँ पे बचेगा हमारा वन एंड ओनली हाइड्रोजन, और इस प्रकार से जो हाइड्रोजन है वो हमें ऑब्टेन हो जाते हैं। तो बच्चे ये था हमारा बॉस प्रोसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं और फटाफट हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। इस प्रॉपर्टीज को देखते हैं, हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टीज। अभी तो जैसे कि हम जितने सारे एलिमेंट्स वगैरह के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा है, बट यहाँ पे बच्चा आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज और जो केमिकल प्रॉपर्टीज है किसका, तो हाइड्रोजन गैस की, वो आपको यहाँ पे पढ़नी है। देखो, तो जब भी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है, यानी कि उसके फिजिकल बिहेवियर के बारे में, इसमें उसके नेचर होते हैं, सॉल्युबिलिटी है, लिक्विफिकेशन है, डेंसिटी है, कलर होती है, वो बाहर से उसका लुक कैसा है, अपीयरेंस कैसा है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज फटाफट देखना बच्चा, इसका नेचर क्या है, तो हाइड्रोजन गैस हमारा कलरलेस होगा, ऑर्डरलेस होगा और टेस्टलेस होगा, जस्ट सेम एज वाटर। वाटर, इसके जस्ट बाद जो चैप्टर आप पढ़ते हो, चैप्टर 8 में जो आपका वाटर चैप्टर है, वहाँ भी पता चलेगा वाटर जो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्टलेस है। और साथ ही साथ ये जो गैस है वो नॉन पॉइजनस है। यदि हमारे पास यदि ब्रीदिंग वगैरह के केस में, माउथ वगैरह में चला जाए तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरी बात करी जाए सॉल्युबिलिटी की, तो सॉल्युबिलिटी कैसा है, क्या सॉल्युबिलिटी मतलब कि वाटर के साथ मिक्स हो पाता है, सॉल्युबल है। तो बच्चा हाइड्रोजन जो है वो स्पेरिंगली सॉल्युबल है वाटर के साथ, नहीं बहुत बहुत कम सॉल्युबल है ना। 1 लीटर ऑफ वाटर डिजोल्व अबाउट 20 ml ऑफ हाइड्रोजन गैस एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लीटर यदि हमारे पास वाटर है तो 1 लीटर वाटर में ओनली 20 ml हाइड्रोजन जो है वो मिक्स हो सकती है, वो भी कह सकते हो ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो उसकी सॉल्युबिलिटी कुछ खास ज़्यादा नहीं है। अच्छा, दूसरा है लिक्विफिकेशन। यदि हम इसके लिक्विड कंडीशन में चेंज कराना चाहें हाइड्रोजन गैस को तो कैसे कर सकते हैं, तो बहुत सिंपल है। हाइड्रोजन जो है उसको हम लोग, गैस कैन नॉट बी ईजिली लिक्विफाइड, ये ईजिली लिक्विफाइड नहीं हो सकता है, लेकिन कर सकते हैं। कैसे, ओनली एट -240 डिग्री सेल्सियस एंड 20 ATM प्रेशर। यानी सोचो कितना कॉम्प्लिकेट इसके यहाँ कह सकते हो, लिक्विफेक्शन जो है वो करने के लिए आपको -240 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ता है। और ये -240 डिग्री सेल्सियस और साथ में 20 ATM प्रेशर भी है। इतनी प्रेशर और इतना कह सकते हो डिग्री सेल्सियस होने के बाद आपका जो हाइड्रोजन गैस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आइए अगली बात करते हैं डेंसिटी की, कि इसका डेंसिटी कैसा होता है। तो हाइड्रोजन इज द लाइटेस्ट ऑल द गैसेस, एयर इज 14.4 टाइम्स हैवियर देन द हाइड्रोजन। यानी कि ये कहने का मतलब हुआ जो हाइड्रोजन गैस है, हमने पढ़ा है ना, हाइड्रोजन गैस क्या है, ऑल लाइटेस्ट, LIGHTEST, लाइटेस्ट जो एलिमेंट है ना, सभी एलिमेंट में सबसे लाइटेस्ट है। ये सोचो एयर से हल्का है, ये जो हमारे पास हवा है ना, इस हवा से भी हल्का है। और कितना टाइम हल्का है, तो 14.4 टाइम्स जो बच्चा ये हल्का है। ठीक है, कौन, इसकी जो डेंसिटी है। चलिए, तो ये था हमारा कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, किसका बच्चा, तो ये था हाइड्रोजन का। और अब बारिश शुरू होता है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज की, यानी कि इसकी बिहेवियर, केमिकल बिहेवियर कैसा है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें बच्चों, तो हम लोग फर्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टीज का चेक करेंगे वो है एक्शन विथ लिटमस। लिटमस के साथ इसका एक्शन कैसा है। लिटमस आपको पता है, लिटमस जो है प्रॉपर वो आपका एसिड
एसिड और बेस जो है उसे टेस्ट करने के लिए, चेक करने के लिए कि कौन है, पता करने के लिए हम लोग लिटमस पेपर का प्रयोग करते हैं। तो हाइड्रोजन गैस जो है पता चलता है कि ये नेचुरली न्यूट्रल है लिटमस के साथ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ ये ना ही एसिड होता है ना ही बेस है, ये बेस भी नहीं है और एसिड भी नहीं है। अच्छा, अगला है कंबसिबिलिटी। कंबसिबिलिटी मतलब क्या, इसकी बर्निंग कैपेसिटी कैसा है। हाँ, तो बच्चा इस केस में ये बहुत तेज है। ये बच्चा जो हाइड्रोजन है मेरे दोस्त, वो कंबसिबल में बहुत तेज है। हाइड्रोजन कंबस्टिबल है, उसको यदि आप जैसे बर्न कराओगे बर्न हो, जैसे आप वुड को बर्न कराते हो जल जाता है। यदि आप कोल को बर्न कराते हो बर्न हो जाता है। क्लोथ को बर्न कराते हो बर्न हो जाता है। वैसे यदि हाइड्रोजन गैस भी है, इसे बर्न कराओगे बर्न हो जाएगा। आपको पता है ना, आप एलपीजी गैस का प्रयोग करते हो प्रॉपर कुकिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए प्रयोग करते हो ना, तो वहाँ पे आप H2 का भी चाहो तो प्रयोग कर सकते हो। इसके आगे हम लोग ना प्रॉपर जो यूजेज है, ये जो यूजेज है ना किसका, हाइड्रोजन गैस का, ये भी हम लोग पढ़ने वाले। तो आपको बस धैर्य के साथ बने रहनी है, और जो हाइड्रोजन गैस की क्या क्या प्रयोग हो सकती है हमारे लाइफ में और कहाँ कहाँ हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, उन सब के बारे में भी बच्चे हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहले हम लोग कंबसिबिलिटी पे ही फोकस करते हैं। तो ये कंबसिबल है। हाइड्रोजन बर्न साइलेंटली, ये यदि बर्न होगा तो बहुत साइलेंटली बर्न करेगा, किसी भी प्रकार का जो कोई आवाज़ जो है वो प्रोड्यूस नहीं करता है। और ये बर्न कैसा होता है, तो बर्न होगा तो पेल ब्लू फ्लेम, याद करना, ये आपको ध्यान रखनी है। पेल ब्लू फ्लेम, पेल ब्लू फ्लेम के साथ बर्न होता है, ठीक ना। बट ऑर्डिनरी इम्प्योर हाइड्रोजन, लेकिन सोचो ये कब होगा, जब प्योर हाइड्रोजन है। और यदि इम्प्योर है हाइड्रोजन, इम्प्योर है, इसमें कुछ इम्प्योरिटीज मिला हुआ रह गया है, मान लो कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, तो अदर गैसेस, तो यदि वो इम्प्योर होगा ना, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ, ध्यान से देखना, इम्प्योर गैस बर्न्स इन एयर विथ पॉपअप साउंड। तो यदि इम्प्योरिटीज होगी तो प्रॉपर पॉपअप साउंड प्रोड्यूस करेगा, और यदि प्योर है तो वो बहुत ही साइलेंटली जो है वो बर्न करता है। दिस इज बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट। दिस मेथड इज वाइडली यूज एज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई हाइड्रोजन। तो यदि हम चाहते हैं हाइड्रोजन का प्योरिटी टेस्ट करना, तो प्योरिटी कैसे टेस्ट करेंगे, जैसे ही हम लोग इसे बर्न करते हैं, बर्न करने के बाद पता चले साइलेंटली जल रहा है, साइलेंटली, व्हेन इट burns and it burns silently, we should understand that the hydrogen we used is pure. But if it's burned with a pop-up sound, we should understand that this hydrogen is not pure. I hope my dear friends you got understand. Okay, let's move forward and understand it. Understand this. क्या हाइड्रोजन itself is a non supporter of combustion, है ना। और ये एक बहुत ही बकवास सा प्रश्न है यहाँ पे कि आपको बताना है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या बर्न होता है, तो बात कंफर्म होगी, जलती ही खुद में जल जाती है। लेकिन क्या ये हाइड्रोजन जो है वो कंबसन को सपोर्ट करता है? तो बच्चों एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, जो ऑक्सीजन है एक एकमात्र ऐसी चीज़ है जो क्या करता है, कंबशन को बेसिकली सपोर्ट करता है, यानी कि कोई भी कंबसन बिना ऑक्सीजन के तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ना वो भी बर्न होता है तो ऑक्सीजन के संपर्क में ही, और ऑक्सीजन उसको चाहिए होती है। यदि ऑक्सीजन नहीं है उसे बर्न करोगे तो बच्चा वो बर्न नहीं हो। जैसे मान लो यहाँ पे ना एक कैंडल रखी है, ठीक है, और अब हम क्या करते हैं, इस जार में प्रॉपर H2 गैस डाल देते हैं। या फिर ऐसे करो, ये प्रॉपर जार है, इसमें H2 डाल दो, और यहाँ पे कैंडल जल रही है, इस कैंडल के ऊपर में कुछ ऐसे रख दो, ऐसे रख दो। तो जब ऐसे उल्टा करके इस कैंडल पे आप इस जार को रख देते हो, तो जो प्रॉपर कैंडल है ये एक्सटिंग्विश हो जाएगा, बुझ जाएगा। कैंडल जो है बर्न होना बेसिकली क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, जलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि दिस सोच दैट हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल बट इट इज़ नॉन सपोर्टर ऑफ कंबसन, लेकिन कंबसन को सपोर्ट नहीं करता है। अगर ठीक है, आगे बढ़ते। बहुत बार क्या होता है ना, मैं इन छोटे छोटे चीज़ें जो है, जैसे ये एक्टिविटी 2 हो गया, यहाँ पे एक्टिविटी 1 है, इसे मैं इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मेन फोकस जो चैप्टर को कराने पे रहता है, फिनिश करनी है। बहुत बार आप क्या करते हो, जितनी शॉर्ट वीडियो होती है उसे देखते हो, जहाँ आप देखा कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जा रही है, तो लॉन्ग वीडियो को बच्चा आप वॉच नहीं करते हो। तो इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, इन एक्टिविटीज़ को इग्नोर करना होता है। अदरवाइज मैं तो चाहता हूँ ये जितनी सारी एक्टिविटी है वो भी मैं आपको कराऊँ, और जो भी डू यू नो करके आपके ना छोटे छोटे बॉक्सेस में दी रहती हैं कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, तो जो डू यू नो करके चाहे ये सब जो प्रॉपर है वो सब ख़त्म कराना भी मैं चाहता हूँ,
ताकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो तो कोई बात नहीं, बच्चे तो सीखेंगे ही ना, लेकिन आप सब वॉच नहीं करते पूरी वीडियो, इसलिए मुझे ये सब चीज़ को इग्नोर करना पड़ता है, ठीक ना। तो किनको ये पसंद है, आप चाहते हो ये एक्टिविटी और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको मैं कराऊँ, तो बच्चा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे इन चीज़ों के बारे में आप प्रॉपर जानकारी दे दो, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे बच्चा थर्ड जो हमारा प्रॉपर्टी है वो पढ़नी है रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ सम नॉन मेटल, कुछ नॉन मेटल के साथ इसका रिएक्शन करा के देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन कराएंगे हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ। तो बताओ क्या ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा? तो बच्चा जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन बिल्कुल करेगा, ये जलने लगेगा, बर्न करेगा, और बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के ये बर्न ही नहीं हो सकता। और जब ये बर्न होगा तो ब्लू फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करता है टू फॉर्म स्टीम विच ऑन कंडेंसेशन। अच्छा, यहाँ पे देखो ब्लू फ्लेम आता है और साथ में क्या बन रहा है बच्चा मेरा? स्टीम बनता है। हाइड्रोजन को यदि आप बर्न करोगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो ब्लू फ्लेम आएगा और यहाँ से स्टीम बनेगा, और जो स्टीम है इसी को हम लोग यदि कंडेंस करें तो बन जाएगा क्या? वाटर। और आपको पता है ना हाइड्रोजन जो है उसको हम लोग हाइड्रोजन क्यों कहते हैं? इसका मतलब होता है बच्चा, हाइड्रोजन का मतलब ही है क्या? वाटर जनरेटर। वाटर जनरेटर किसे बोलते हैं? इस हाइड्रोजन को बोलते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर आप देख सकते हो एक रिएक्शन दी हुई है, ये जिंक है नीचे में, है ना, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। प्रॉपर रिएक्शन होगी एसिड के साथ, एसिड के साथ यदि आप मेटल को डालते हो तो प्रॉपर रिएक्शन होती है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस आ रहा है, ये देखो कैल्शियम क्लोराइड फॉर ड्राइंग, कैल्शियम क्लोराइड जो यहाँ पे डाला गया ताकि जो गैस है वो प्रॉपर सूखी हुई गैस आए, इसमें वाटर की कोई कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल्स बच ना जाए, और ये क्या करेगा जो एनसी यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड डाला गया है ये वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब यहाँ से गैस आया और ये जो गैस है चील बेल जार में इसको जला रहे हैं, और जलाने के बाद देखो ऊपर में स्टीम बनेगा, और ये स्टीम इनसे इनसे टकराएगा और यहाँ से वापस जो पानी है वो वाटर बन के नीचे गिर जाता है, ठीक है। अगला है हमारा बच्चों, अगला है हमारा एक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ क्लोराइड गैस। क्लोराइड गैस के साथ क्या होता है? यदि हम लोग क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराना चाहें इस हाइड्रोजन की तो क्या होगा? तो बच्चों इसमें ध्यान देना, ये रिएक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है कि इन डिफ्यूज सनलाइट हाइड्रोजन कॉम्बाइंस विथ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस टू फॉर्म कलरलेस हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन जो है कॉम्बाइन होता है इक्वल वॉल्यूम ऑफ ग्रीनिश येलो क्लोरीन गैस, यानी कि जितनी हाइड्रोजन हाइड्रोजन जो है वो इक्वल अमाउंट में जो है हमारा इक्वल अमाउंट में हमारा किसके साथ? तो Cl2 के साथ अभिक्रिया करता है, तो H2 प्लस Cl2 बन जाता है बच्चा हमारा 2HCl, यानी कि हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ये है जो वो बना लेता है। HCl जाता है ना, ये एसिड है तो ये एसिडिक नेचर का होता है, पर ये गैस बना लेता है। कौन कौन? हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ बनाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ठीक है। आइए यहाँ पे देख सकते हो ये क्या लिखा हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट शुड नॉट फॉल ऑन द जार बिकॉज रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव इन डायरेक्ट सनलाइट। तो ये जो रिएक्शन है बच्चा यहाँ पे ये जो आप देख पा रहे हो ना HCl बनाने की जो गैस है ये आपका डिफ्यूज सनलाइट में होता है, प्रॉपर सनलाइट नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोचो यदि सनलाइट हुआ तो क्या होगा? तो हाइड्रोजन क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइन गैस बनेगा हाइड्रोजन गैस से। अब क्या होता है? डायरेक्ट सनलाइट शुड नॉट फॉल ऑन द जार बिकॉज रिएक्शन इज एक्सप्लोसिव। तो रिएक्शन जो है एक्सप्लोसिव हो सकता है, इसीलिए इसे डिफ्यूज्ड सनलाइट में रिएक्शन को करवाते हैं। आइए तीसरा है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इस हाइड्रोजन को पास कराएंगे नाइट्रोजन से। नेक्स्ट और थर्ड जो हमारा फोर्थ नहीं है, थर्ड वाली रिएक्शन है, तो थर्ड में हम लोग हाइड्रोजन को जो है वो नाइट्रोजन गैस से पास कराते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, इसके लिए हमें कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है, और कैटलिस्ट हमारा क्या होता है? तो कैटलिस्ट के रूप में हम आयरन का प्रयोग करते हैं, और टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होती है, और एक और कंडीशन है तो वही 200 ATM प्रेशर जो प्रेशर है वो भी इसको चाहिए होता है ना, कि ये जो रिएक्शन है हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ वो बहुत पैतरा वाला रिएक्शन। देखो कैसे मैं बताता हूँ इसको, मैं कहता हूँ ये जो रिएक्शन है प्रॉपर पैतरा वाली है। क्यों? देखो इस रिएक्शन के बारे में बस सोचो बच्चा, ये रिएक्शन है हाइड्रोजन का नाइट्रोजन के साथ, ये इतना आसान नहीं है। हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ इतनी आसान नहीं है भाई। एक तो भाई ये इसकी पैतरा समझो क्या क्या है। पहला तो ये रिवर्जिबल है, यानी कि जैसा ही इसे प्रेशर रिवर्जिबल है, जैसे ही इसे प्रेशर और कैटलिस्ट को हटाते हो तो रिएक्शन वापस पीछे आ जाता है। दूसरा, इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, हाई टेम्परेचर। चौथा इसको प्रोमोटर भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ के बाद फिफ्थ, इसमें कैटलिस्ट की भी आवश्यकता होती है।
कैटलिस्ट की भी आवश्यकता होती है, और सबसे बड़ी तो रिवर्सिबल है। जैसे ही आप टेम्परेचर प्रोमोटर और कैटलिस्ट को हटाते हो तो प्रॉपर ये वापस भी आ जाता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं भाई पैतरा से भरा हुआ रिएक्शन है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का। ओके बच्चों, तो इन दिस रिएक्शन वी कैन सी दैट हियर हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन व्हेन मिक्स अप in the presence of iron it is a catalyst, and promoter we use MO means molybdenum, आपको याद रखनी है। MO किसे बच्चा बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, MO मतलब होता है मोलिब्डेनम, ठीक है, मोलिब्डेनम। आप बच्चा ये सब ना सिर्फ पढ़ने से दिमाग में नहीं घुसती है, यदि आप प्रॉपर उसी को बार कॉपी में नोट कर लेते हो तो आपको लंबे टाइम तक याद रहती है और आपको समझ में आती है। टेम्परेचर देखो यहाँ पे 450 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर भी देनी होगी, और 200 से 900 ATM प्रेशर, ये भी हाई प्रेशर होती है। 200 से शुरू होगा और अप्रॉक्स आप 900 ATM प्रेशर तक दे सकते हो, तब जाकर के NH3 आने की अमोनिया बना, और साथ में क्या बनेगा बच्चा आपका, तो ये आपका हीट बनता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है उसे प्रिपेयर करने के लिए आपको क्या करना होता है, 3:1 के वॉल्यूम में आपको रिएक्शन करवानी होती है। यानी कि यहाँ पे कह सकते हो जो हाइड्रोजन है ना वो रिएक्ट करता है नाइट्रोजन के साथ इन द रेशियो 3:1, ठीक है। और नीचे हमारा बचता है रिएक्शन 4, और फिर यहाँ पे है नंबर 4, 5। तो यदि हाइड्रोजन रिएक्शन करे सल्फर के साथ तो बच्चा कुछ इस प्रकार का रिएक्शन होगा, हाइड्रोजन प्लस सल्फर, और बन जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड। इसको आपको याद रखनी है। जितने सारे रिएक्शंस हैं, मैं तो कहूँगा कि आप देखो क्या करो, यदि आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो अभी मैंने जितने भी रिएक्शंस आपको बताए, आपके लिए इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रिएक्शंस होती हैं। तो सारे रिएक्शंस और जो भी टाइप ऑफ रिएक्शंस या फिर जो केमिकल प्रॉपर्टीज आपको हाइड्रोजन के बारे में बताया गया, पॉइंट वाइज करके नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे कर करके सभी रिएक्शंस को जो है आप नोट कर लो, ताकि आपको एट द एंड जो है एग्जाम के टाइम पीरियड में रिवीजन करने में बराबर आपको जो है वो आसानी हो जाएगी। ठीक है, देखो लिखा है व्हेन हाइड्रोजन इज पास्ड थ्रू बॉइलिंग सल्फर, तो बॉइलिंग सल्फर से हम लोग हाइड्रोजन पास करेंगे, सल्फाइड गैस जो है वो बन जाएगा, और जिसकी स्मेल जो है वो रोटेन एग्स की जैसी होती है। कई बार आपसे एग्जाम से पूछा जाता है विच कंपाउंड्स हैज स्मेल ऑफ रोटेन एग, रोटेन एग सड़े हुए अंडे की तरह जो है किसकी स्मेल होती है। तो बच्चों इसके मैच द फॉलोइंग में फिलअप्स के भी रूप में ये जो है प्रॉपर क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे बचाना है हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड बनती कैसे है, तो जब हाइड्रोजन को बॉइलिंग सल्फर से प्रॉपर पास करवाई जाती तो हाइड्रोजन सल्फाइड बनती है, जो रॉटन स्मेल की जैसे इसकी इसकी क्या होती है, रॉटन स्मेल की जैसे इसकी स्मेल होती है, गंध होती है। ठीक है, आइए, तो ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, और अब जो हमारी अगली बच्ची टॉपिक है बच्चा वो है तुम्हारा रिएक्शंस ऑफ हाइड्रोजन विथ मेटल। तो हमने रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन जो है वो एसिड के साथ देखा हमने, और अब आपको देखनी है मेटल और हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है वो कैसे होती है। When metals are heated, hydrogen react with certain metal to form metal hydrides। यानी कि जो हमारा मेटल है, ये जो मेटल है तो सभी के साथ तो नहीं, बट कुछ मेटल के साथ जो है वो रिएक्शन करती है। तो मेटल को सबसे पहले आपको हीट करनी होती है, और फिर जो हाइड्रोजन है वो रिएक्ट करेगा, और इसके बाद क्या बना लेगा, ये बना लेता है बच्चा आपका मेटल हाइड्राइड्स। ठीक है, ये बनाएगा आपका मेटल हाइड्राइड्स। यहाँ पे रिएक्शन देख सकते हो, ये मान लो सोडियम है, ये हाइड्रोजन है, क्या बनेगा सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, क्या बन जाएगा सोडियम हाइड्राइड। दूसरा है कैल्शियम, ये बच्चा आपका कैल्शियम है, और कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा, वो बच्चा आपका हाइड्रोजन से अभिक्रिया करेगा और बना लेगा कैल्शियम हाइड्राइड। क्या बना लेगा, कैल्शियम 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 हाइड्राइड। तो यहाँ पे बस ध्यान इतना देना है, यदि हाइड्रोजन की जो रिएक्शन है वो किसी मेटल के साथ होती है तो मेटल के साथ मिलकर के वो मेटल हाइड्राइड जो है वो बनाता है, मेटल हाइड्राइड। ठीक है, यहाँ जैसे कि इसने सोडियम के साथ अभिक्रिया करा, तो सोडियम यदि हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो टू तो आप बैलेंस करने के लिए देते हो, यहाँ पे सोडियम NaH जो है वो लिख सकते हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा हाइड्राइड। अब यदि कैल्शियम करेगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम का कैल्शियम CaH2। अच्छा ये H2 कहाँ से आया बच्चा, तो कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है ना, और हाइड्रोजन की 1, तो ये बन जाएगा कैल्शियम का CaH2। और सोडियम के केस में क्या है, सोडियम की भी वैलेंसी 1 होती है, और यहाँ इसका भी वैलेंसी जो है 1 है, तो इस वजह से यहाँ बन जाता है NaH ओनली। आइए अगला हमारा है हाइड्रोजन को आपको बताना है एक्शन ऑफ हाइड्रोजन एज रिड्यूसिंग एजेंट। जो हाइड्रोजन है वो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या हुआ बच्चे, रिडक्शन की अभिक्रिया करवाता है, रिएक्शन करवाता है, रिडक्शन अभिक्रिया रिएक्शन। ये रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, तो जो भी कह सकते हो सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस आपका रिडक्शन रिएक्शन करवा दे उस सब्सटेंस को बच्चों हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चा, रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग
एजेंट। देखिए आपने ना LIC एजेंट के बारे में सुना होगा, कई प्रकार के ना ये फलाना कंपनी, ये बजाज का एजेंट है, ये LIC का एजेंट है, ये इंश्योरेंस का एजेंट है। तो एजेंट क्या होता है? एजेंट वो व्यक्ति है जो आपसे काम करवाता है, काम आपके लिए करता है। तो रिड्यूसिंग एजेंट वो आप सब्सटेंस कह सकते हो जो आपके लिए रिडक्शन करने का काम करता है। तो बोले सर रिडक्शन क्या होती है? तो बड़ा बड़ा सिंपल सी बात है बच्चा। रिडक्शन रिडक्शन मतलब क्या हुआ, एक बार समझो। रिडक्शन जो है इसमें क्या आता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिडक्शन ऑफ मीन्स रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन इन विच हाइड्रोजन इज एडेड और ऑक्सीजन इज रिमूव्ड, दैट टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो हमारा रिडक्शन रिएक्शन की तरह काम करता है। दो कैसे? ये एक कंपाउंड है, नाम है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड में जो है प्रॉपर आपको ऑक्सीजन नजर आता होगा, है ना? ये ऑक्सीजन को हम चाहते हैं यहाँ से हटे, तो ये हटने का जो प्रोसेस बच्चों, ऑक्सीजन को हटाने का जो प्रोसेस है वही तो है रिडक्शन। तो ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसका रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन से। तो ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ मिल करके H2O बना लेगा और साथ में कॉपर जो है हमारा वो अलग हो जाएगा। देख पा रहे हो कि यहाँ पे हमने जो कॉपर है उसे अलग कर दिया और जो हाइड्रोजन था उसने ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया। तो इसी तरह की जो अभिक्रिया होती है उसे हम लोग रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। और जो हाइड्रोजन है वो वहाँ पे एक तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का काम, रिड्यूसिंग एजेंट का जो है वो काम करता है कि नहीं? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा अभी देखो आपके बुक्स में क्या लिखा पड़ा है। बुक्स में लिखा है कि हाइड्रोजन एक्ट एज ए गुड रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन क्या काम करता है बच्चा? एक अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। जब हम लोग हाइड्रोजन को पास कराएंगे हॉट मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ कॉपर, लीड, आयरन, जो किसी का भी, यहाँ पे मतलब कॉपर का है, लीड का है, यदि आयरन ऑक्साइड भी होता और उसकी जो अभिक्रिया प्रॉपर हाइड्रोजन के साथ कराती है तो जाकर के आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या होता? रिमूव हो जाता। तो ये जो रिएक्शन है बच्चा, इससे हम लोग यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑल्सो एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, ये मेटल ऑक्साइड है, हमने यहाँ पे रखा है। ये देखो बर्नर लगे, यानी कि इसको बर्नर किस लिए? बर्नर है आपका प्रॉपर इसको हीट देने के लिए, गर्म करने के लिए। हमने इस वाले चैम्बर से इधर से एंट्री कराया हाइड्रोजन गैस की। अब प्रॉपर इसके साथ इसकी अभिक्रिया होगी और यहाँ से जो हाइड्रोजन है H2O, ये आप कह सकते हो वेपर के फॉर्मेट में रिलीज हो जाती है। और जो हाइड्रोजन अनरिएक्टेड हो जाए, जैसे मान लो जैसे हमने हाइड्रोजन पास करा तो उसमें से कुछ है तो इसके साथ यहाँ पे रिएक्शन होगी, कॉपर ऑक्साइड के साथ प्रॉपर रिएक्शन हुआ, यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो वाटर बन करके तो वेपर बन के इधर से निकल जाएगा। लेकिन जो कुछ बच जाएगा, कुछ कुछ ऐसा भी तो होगा ना कि जितनी हाइड्रोजन हमने यहाँ पे से पास करा वो सब के सब रिएक्ट नहीं कर पाया, कुछ है जो ऊपर ऊपर से निकल गया। तो जो जो ऐसे ऊपर ऊपर से पास हो जाएगा बच्चा, वही हमारा क्या करें यहाँ पे एक फ्लेम के रूप में निकलेगा, ताकि हम इसको जो है वो समझ सके कि जो हाइड्रोजन गैस है वो रिलीज हो रही है। ठीक है, आइए अब हमने फाइनली सारा का सारा जो टॉपिक है वो फिनिश कर लिया, बस लास्ट के कुछ टॉपिक्स बचे हुए बच्चे, इसे हम लोग जो यूजेज है हाइड्रोजन उसे पढ़ेंगे और चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। फटाफट आगे बढ़ते हो, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बच्चा हाइड्रोजन की टेस्ट की है। तो टेस्ट के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ऑर्डिनरी हाइड्रोजन है, जो आपका जिसमें इम्प्योरिटीज मिला हुआ रहता है, जो इम्प्योरिटीज मिला हुआ हाइड्रोजन है बच्चा, तो इम्प्योरिटीज मिला हुआ हाइड्रोजन को यदि हम लोग बर्न करेंगे ना तो क्या बनेगा? पॉपअप साउंड आएगा। यदि प्योर हाइड्रोजन होगा तो ऑक्सीजन के संपर्क में बनेगा और पेल ब्लू फ्लेम, कौन सा फ्लेम? पेल ब्लू फ्लेम जो है वो रिलीज होगी और जो वाटर है इसकी फॉर्मेशन होगी वेपर के फॉर्म में। आगे है हमारा कि यूजेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है, व्हाट आर द यूजेज ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन के यूजेज है बहुत ज़्यादा, कैसे तो बढ़िया है, महंगे है और बहुत ही यूजफुल है। दो कैसे? हाइड्रोजन का जो बच्चा यूज है वो हम लोग करते हैं फॉर कटिंग एंड वेल्डिंग मेटल्स, चूँकि ये जो है एक फ्लेमेबल गैस है और बहुत हाई एनर्जी के साथ बर्न होता है। इसीलिए हम लोग जो है आयरन करने के लिए, सोल्डरिंग करने के लिए, कटिंग करने के लिए जो इस गैस का बेसिकली प्रयोग करते हैं एज ए फ्यूल। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन व्हेन बर्न टुगेदर गिव फ्लेम वेरी एज ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम। तो ये जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये बर्न होता है तो जो फ्लेम है वो उसको ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम कहते हैं। जब ये बर्न होता है तो ऑलमोस्ट कह सकते हो 2800 डिग्री सेल्सियस से 3000 डिग्री सेल्सियस तक की जो टेम्परेचर वो देती है। आपने 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो सन के आउटर स्पेस में होती है, सन के जो आउटर पार्ट्स है वहाँ पे टेम्परेचर जो 6000 डिग्री सेल्सियस होती है। तो सोचो 6000 डिग्री सेल्सियस जो है वो सन के आउटर एरिया में है और सन से लेकर के बेसिकली कह सकते हो अर्थ तक आपके अर्थ तक जो है वो सनलाइट आ रहा है, अर्थ तक आपका सनलाइट आ रहा है और वो भी गर्मी के दिनों में देते कितनी ज़्यादा हॉटनेस होती है सन की इस लाइट में। तो सोचो यदि 3000 डिग्री सेल्सियस में आपका हाइड्रोजन जो है वो बर्न हो रहा होता है तो कितनी पावरफुल होती होगी।
विच इज़ सफिशिएंट टू मेल्ट एट द मेटल्स। तो ये 3000 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो प्रॉपर किसी भी मेटल को मेल्ट करने के लिए इनफ है, इसीलिए वेल्डिंग के पर्पस में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। अगर है एज ए फ्यूल, तो एज ए फ्यूल में हम लोग इसका प्रयोग कहाँ करते हैं बच्चा? तो देखो हाइड्रोजन जो है कंबसन करता है, हाइड्रोजन जो है इसलिए इसका यूज़ करते हैं हम लोग फ्यूल में, चूँकि ये फ्यूल है के रूप में बर्न करता है, एनर्जी रिलीव करता है, तो इसके फ्यूल के रूप में यूज़ करी जा सकती है। जो कोल गैस है, वाटर गैस है और जो लिक्विड हाइड्रोजन है आर एम सिग्निफिकेंट हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल। अच्छा, तो जो फ्यूल है हाइड्रोजन बेस्ड फ्यूल वो क्या क्या है? तो पहला है कोल गैस, दूसरा है बच्चा हमारा वाटर गैस, और तीसरा हमारा है लिक्विड, तीसरा हमारा है लिक्विड हाइड्रोजन। जिस प्रकार से एलपीजी जी कुकिंग गैस जो होती है, एलपीजी कुकिंग गैस, तो कुकिंग गैस में क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो पेट्रोलियम गैस जब लिक्विड के फॉर्म में है तो हम लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं कुकिंग के लिए। उसी प्रकार से जब हाइड्रोजन जो है हमारा वो लिक्विड फॉर्म में होगा तो इस लिक्विड का जो प्रयोग है वो हम लोग कर सकते हैं किसके लिए? कुकिंग पर्पसेस के लिए। ठीक है, आगे है कि हाइड्रोजन कैन बिकम द मास फ्यूल ऑफ द फ्यूचर। देखो आने वाले जनरेशन में जब हमारे पास किसी और प्रकार की फ्यूल के रूप में बाकी सब्सटेंसेस और कह सकते हो रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, तब जाकर के हमारा जो हाइड्रोजन है वो हमारे काम का होगा। और जो हाइड्रोजन है इसलिए इसे कहते हैं फ्यूचर फ्यूल। फ्यूचर फ्यूल कौन है हमारा? हाइड्रोजन। ये बात आपको याद रखनी है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। विच फ्यूल इज कॉल्ड फ्यूचर फ्यूल? विच फ्यूल इज कॉल्ड फ्यूचर फ्यूल? तो बच्चों फ्यूचर फ्यूल के रूप में, फ्यूचर फ्यूल के रूप में मेरे बच्चा हम लोग यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? तो हम लोग यूज़ करने वाले हैं हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट जो यूज़ है बच्चा हाइड्रोजन का वो है फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। हम लोग वेजिटेबल ऑयल की प्रिपेयर करने के लिए हाइड्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये रिएक्शन मैं आपको दिखाऊँ, रिएक्शन नीचे लिखी पड़ी होगी, रिएक्शन आपका नहीं दिया हुआ है। तो इसका एक और जो मेन यूजेज है बच्चा वो है हाइड्रोजनेशन करने में। और हाइड्रोजनेशन से जो है हम लोग वेजिटेबल फैट्स एक सेकेंड हाँ वनस्पति घी बनाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। आपने अक्सर डालडा का नाम सुना होगा, वनस्पति घी का नाम सुना होगा, है ना? तो जो वनस्पति घी है मेरा दोस्त, उसको बनाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। अच्छा देखो यहाँ पे होती है वेजिटेबल ऑयल फैट। तो इस वेजिटेबल ऑयल में हम लोग क्या करते हैं बच्चा? हाइड्रोजनेशन करते हैं, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करवाते हैं। और इसके लिए बेसिकली हम लोग निकेल, पीटी और पीडी, है ना, निकेल, प्लेटिनम और पीडी जो है इसका प्रयोग करते हैं ताकि यहाँ से क्या बन सके? वनस्पति घी बनता है। तो जो डालडा बच्चा उसको मतलब वनस्पति घी कहते हैं। और ये जो है हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल से बनाई जाती है। तो ये इसका यूजेस हो गया। चलो मैं एक बार पढ़ के बता दूँ आपको क्या लिखा हुआ है। हाइड्रोजन इज यूज टू प्रिपरेशन ऑफ वनस्पति घी फ्रॉम लिक्विड वेजिटेबल। अच्छा कौन कौन सा वेजिटेबल ऑयल हम लोग प्रयोग कर सकते हैं? तो देखो यहाँ पे ग्राउंड नट ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो कोकोनट ऑयल है, ग्राउंड नट ऑयल है। इन ऑयल का बेसिकली वेजिटेबल फैट्स का जो है प्रयोग करते हैं हम लोग वनस्पति घी बनाने में। कौन सा घी बनाने में? तो वनस्पति घी बनाने में। ठीक है, अच्छा इसके लिए प्रॉपर एक कैटलिस्ट की भी यूज़ होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, अच्छा इस रिएक्शन को, पूरी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? दिस ऑल प्रोसेस इज कॉल्ड कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? कैटेलिटिक हाइड्रोजनेशन क्यों कहते हैं? इसके पीछे कारण ये है, कैटेलिटिक रिएक्शन करवाने के पीछे कारण ये है, मीन्स कैटेलिटिक रिएक्शन कहने के पीछे कारण ये है कि हम लोग क्या कहते हैं? कैटेलिटिक रिएक्शन में कुछ कैटलिस्ट का प्रयोग करते हैं जैसे कि निकेल, प्लेटिनम और जो पीडी है। और ये क्या करते हैं? ऑयल जो होती है, सिंपल सी जो ऑयल है बच्चा, इसे वनस्पति घी में इसे जो है हम लोग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये जो चीज़ें हैं बच्चा वनस्पति घी कैसे बनती है आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट यूज है हाइड्रोजन का वो है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल्स। तो बहुत सारे जो केमिकल्स है उसे बनाने के लिए भी, बहुत सारे फर्टिलाइजर्स जो है वो बनाने के लिए, नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए, मेथनॉल, यूरिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रॉपर बनाने के लिए हम लोग केमिकल्स के रूप में हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। आगे है एक रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में भी जो हाइड्रोजन की प्रयोग करी जाती है। आगे है फॉर मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस। ये वाली देखो अर्लियर क्या था, मेट्रोलॉजिकल पर्पसेस में हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग कैसे करते हैं? देखो क्या लिखा हुआ है कि जो हाइड्रोजन है जब उसको लोग बलून में भर देते हैं तो चूंकि हाइड्रोजन बहुत हल्की गैस होती है ना, तो ये क्या करती है? हाइड्रोजन फिल्ड बलून इक्विप्ड विथ मेट्रोलॉजिकल इंस्ट्रूमेंट और सेंट अप इन द एटमॉस्फेयर टू रिकॉर्ड टेम्परेचर। तो ये प्रॉपर हल्की होने की वजह से जब इसको बलून में डालते हैं तो जो बलून होता है बच्चा, वो बलून जो होता है वो क्या होता है? तो ऐसे एयर में जाता है। और हम लोग इसमें क्या करते हैं? कुछ मेट्रोलॉजिकल जो एटमॉस्फेयर को रीड कर सकता है उस प्रकार की इंस्ट्रूमेंट को बलून में फिक्स करके आसमान में भेज देते हैं। फिर ये क्या करता है? ऊपर जाने के बाद आसमान में जाने के बाद ये विंड का स्पीड को चेक करता था, एयर प्रेशर को चेक करता है
और इस प्रकार से जो वेदर की फोरकास्टिंग है वो कराना संभव हो पाता है। और लेकिन ड्यू टू द इनफ्लेमेबल नेचर ऑफ द गैस, लेकिन जो हाइड्रोजन गैस इनफ्लेमेबल होने के कारण इट ग्रेजुअली बीन रिप्लेस्ड बाय हीलियम फॉर फिलिंग इन वेदर फोरकास्टिंग बलून्स। तो अब हम लोग हाइड्रोजन का प्रयोग ना करके हाइड्रोजन का जो प्रॉपर प्लेस है इसको रिप्लेस कर दे हीलियम से। और हीलियम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फ्लेमेबल नहीं है, और ये क्या था बच्चा, इनफ्लेमेबल होने की वजह से जब आसमान में जाता था तो प्रॉपर ये क्या होता था, स्पॉइल हो जाता था, बर्न हो जाता था। तो बर्निंग से बचाने के लिए हम लोग हाइड्रोजन के प्लेस पे हीलियम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स में से नेक्स्ट टॉपिक मेरा बच्चा है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन और जिसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं ये क्या है? तो बच्चों बहुत सिंपल सी बात है, आप समझो। मैं आपको यहाँ पे रिएक्शंस कुछ बताने जा रहा हूँ। ये रिएक्शन हमारा जो है वो क्या है, तो दो तरह का रिएक्शन है, एक है ऑक्सीडेशन रिएक्शन और दूसरा है बच्चा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। ये मैं दो रिएक्शन जो है वो आपको बताने जा रहा हूँ, आप यहाँ पे समझो, मैं इस जगह पे प्रॉपर लिख के बताता हूँ। तो पहला जो है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसा रिएक्शन है जिसमें जो है वो हम लोग ऑक्सीजन को ऐड करते हैं या फिर हाइड्रोजन को हटाते हैं। ऑक्सीजन को ऐड करना इज ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन को रिमूव करना इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। बट इसी का ऑपोजिट होता है रिडक्शन। इसी का जस्ट ऑपोजिट है बच्चा हमारा रिडक्शन रिएक्शन। और इन रिएक्शंस के बारे में आपने स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में पढ़ रखा है। यहाँ पे क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यदि ये काम हो रही बच्चा तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। पर सोचो बोथ रिएक्शंस टेक साइमल्टेनियसली इन सेम रिएक्शन, मतलब ये दोनों टाइप के जो रिएक्शन है वो एक ही में हो तो क्या बोलेंगे बच्चा इसे, तो इसी रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। इस रेडॉक्स में क्या क्या है, तो रेडॉक्स में RED से रिडक्शन और OX से ऑक्सीडेशन, दोनों के एक साथ बच्चा हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से कैसे, तो देखो यहाँ लिखा है कि ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज अ केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, ऐसा रिएक्शन जिसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होती हो या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होती हो। फॉर एग्जाम्पल कार्बन के साथ ऑक्सीजन को ऐड करा हमने, बन गया CO2, तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अच्छा दूसरा है हाइड्रोजन सल्फाइड, इसके साथ हमने क्लोरीन की अभी रिएक्शन करा दी, पर जैसे ही हाइड्रोजन सल्फाइड से क्लोरीन की अभिक्रिया करवाई जाएगी तो जो क्लोरीन है ना, ये जो क्लोरीन है वो बड़ा चरपट है, बड़ा चतुर है। ये क्लोरीन क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके अपने साथ निकल जाएगा। तो चूंकि हाइड्रोजन को लेके निकला तो सल्फर बेचारा अकेले रह गया, तो सल्फर से तो हाइड्रोजन हमारा रिमूव हो गया ना। सल्फर में जो पहले हाइड्रोजन जुड़ा हुआ था वो तो रिमूव हो गया, तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप यू गॉट इट मेरे दोस्त। यहाँ पे कुछ रिएक्शंस के बारे में लिखी पड़ी, देख लो। व्हेन हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट विथ क्लोरीन इट गेट ऑक्सीडाइज, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया सल्फर ड्यू टू द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन हट गया तो ये हो गया ऑक्सीडाइज। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, तो जिसके साथ हाइड्रोजन हटा, हाइड्रोजन किससे हटा, सल्फर से, तो सल्फर हो गया ऑक्सीडाइज्ड। सल्फर को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइज। यहाँ पे जो कार्बन था, इस कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ गया, इसलिए जो कार्बन है वो हमारा हो जाएगा ऑक्सीडाइज। आपसे पूछा आता है विच, जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई उसमें ऑक्सीडाइज कौन हुआ, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड आपका बच्चा कार्बन हो जाता है। ठीक है, आइए फ्लो में क्या होती है ना, जब आप फ्लो में होते हो आपको नॉन स्टॉप जब प्रॉपर बिना बकवास की इधर उधर की बातें की आपको कम टाइम में पढ़ानी होती है, वीडियो लंबा ना हो जाए, नहीं तो बच्चे लोग जो इसको प्रॉपर वॉच नहीं करेंगे, इसीलिए कुछ फ्लो में कुछ इधर उधर की बातें आ जाती है। तो प्लीज़ आपसे जो है वो माइंड मत करना, ठीक ना। आगे लिखा है मेरे दोस्त, ऑक्सीडेशन केमिकल प्रोसेस है जिसमें जो है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू द सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम ए सब्सटेंस टेक्स प्लेस। तो यहाँ पे ये प्रॉपर मेरे दोस्त याद रखनी है, इसे आप याद रखना। ये आपका डेफिनेशन है, ये आपका डेफिनेशन है किसका, तो डेफिनेशन है आपका ऑक्सीडेशन का। इट इज प्रॉपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन का जो है ये एक ऐसा तो डेफिनेशन है। अब बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होती है। तो देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो सब्सटेंसेस ये ऑक्सीजन को ऐड करा दे या फिर हाइड्रोजन को रिमूव करा दे, तो जो सब्सटेंस ऑक्सीजन को जोड़ दे या हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, इसे ही हम लोग कहते हैं मेरे दोस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इस वाले रिएक्शन में देखो, इस वाले रिएक्शन में
कार्बन को ऑक्सीडाइज किसने कराया? ऑक्सीजन ने, तो ये ऑक्सीजन हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस वाले रिएक्शन में सल्फर को ऑक्सीडाइज किसने करवाया? क्लोरीन ने, तो क्लोरीन हमारा हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अच्छा, ऑक्सीडाइज्ड कौन हुआ? तो ऑक्सीडाइज्ड हो गया हमारा सल्फर जो है वो हमारा हो गया ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है, आई होप आपने ये भी समझ लिया होगा, ये भी आपने समझ लिया होगा। अब दूसरा रिएक्शन है रिडक्शन, जो कि उसका जस्ट ऑपोजिट है। तो इस वाले रिएक्शन में क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे कि देखो, नाइट्रोजन था, हमने हाइड्रोजन को जोड़ा, तो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन में जुड़ के बना लिया अमोनिया। क्या बना लिया? अमोनिया। तो यहाँ पे देख रही जो हाइड्रोजन है इसका क्या हुआ? एडिशन हो गया। हाइड्रोजन की क्या हो गई? तो हाइड्रोजन का हो गया हमारा एडिशन। तो हाइड्रोजन जो है नाइट्रोजन में जुड़ गया, हाइड्रोजन जो है वो क्या बन गया? नाइट्रोजन में जुड़ करके अमोनिया बन गया। तो ये हो गया प्रॉपर आपका रिडक्शन रिएक्शन। इस वाले रिएक्शन में देखो, ये हमारा 2HgO है। क्या है? 2HgO यानी कि मरकरिक ऑक्साइड। तो मरकरिक ऑक्साइड को हमने गर्म करा, तो यहाँ से मरकरी जो है वो अलग हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं? क्या इस मरकरी से ऑक्सीजन जो है वो अलग हुआ, सेपरेट हुआ, रिमूव हुआ। तो जब ऑक्सीजन रिमूव होता है तो बच्चों इसे हम लोग रिडक्शन कहेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अच्छा, याद कैसे करोगे? बड़ा कंफ्यूजिंग है। तो बच्चों इसे याद रखो, ऑक्सीडेशन है ना, पहला याद रखना ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में हमेशा ऑक्सीजन जो है वो जुड़ेगा, और ऑक्सीजन जुटेगा तो हटेगा कौन? हाइड्रोजन। और इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दो, वो कहलाएगा हमारा रिडक्शन। तो रिडक्शन में क्या होगा? तो पहले वाले में ऑक्सीजन जुटा, यहाँ ऑक्सीजन हटेगा। पहले वाले में हाइड्रोजन हटा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुटेगा। ठीक है, याद कर लोगे, याद रख लोगे मेरे दोस्त। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके आगे वाले क्लासेस में भी आप प्रयोग करने वाले हो, बहुत बार जो है आपको ये देखने को मिलेगी। आइए डेफिनेशन की बात करें, तो डेफिनेशन में आप क्या लिख लोगे? तो डेफिनेशन लिखना है रिडक्शन का। रिडक्शन रिएक्शन इज ए केमिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट किसको बोलेंगे? तो वो सब्सटेंसेस जो प्रॉपर रिडक्शन की प्रोसेस करा दे उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये एग्जांपल्स भी बच्चों मेरे याद कर रखनी पड़ सकती हैं आपको। कई बार एग्जाम्स में रिड्यूसिंग एजेंट या फिर मैच द फॉलोइंग में ये आ जाता है। तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट में याद रखना है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन जो सल्फाइड है वो भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है, तीसरा कार्बन, और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है वो भी हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। क्योंकि कार्बन जो है वो क्या करेगा? अपने साथ ऑक्सीजन को ले उड़ेगा, कार्बन अपने साथ ऑक्सीजन को ले उड़ेगा। और रिमूवल ऑफ जो ऑक्सीजन है उसे ही तो हम लोग कहते हैं रिडक्शन रिएक्शन। तो इस प्रकार से जो कार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो सभी के सभी रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे और अब बताते हैं आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। देखो, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है? ऐसा रिएक्शन जिसमें जिसमें रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है दोनों के दोनों बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, दोनों साथ में होता है। तो उस तरह के जो रिएक्शन है बच्चा, इसे साथ में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन कह देते हैं। जैसे कि इस वाले रिएक्शन को देखो, इस वाले रिएक्शन में देखो कार्बन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन कॉपर प्लस H2O बनता है। तो इस वाले रिएक्शन में देख पा रहे हो जो कार्बन कॉपर ऑक्साइड है, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, लेकिन रिएक्शन के बाद सिर्फ कॉपर बचा। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो रिमूव हो गया, और O2 हमारा क्या हो गया? रिमूव। और O2 का रिमूव होना मैंने आपको क्या बताया था? O2 का रिमूव होना हम लोग कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे हो गया रिडक्शन। ये कौन सी अभिक्रिया हुई? तो ये जो प्रॉपर रिएक्शन हो बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रिडक्शन। लेकिन इसका जस्ट ऑपोजिट देखो, ये जो बेचारा हमारा हाइड्रोजन था, ये जो हमारा हाइड्रोजन है मेरे दोस्त, ये हाइड्रोजन कैसा है? तो ये हाइड्रोजन पहले हाइड्रोजन था, लेकिन अब ये H2O बन गया है। ये क्या बन गया है? H2O। और यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रॉपर एडिशन हो गई है, ऑक्सीजन का प्रॉपर एडिशन हो गया है। तभी तो जो हमारा हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के साथ मिलकर के H2O बना लिया। तो जो एडिशन जब होती है जब ऑक्सीजन की एडिशन होती है, देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना, कहाँ पे? देखो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हमने पढ़ा था, ऑक्सीडेशन में हमने पढ़ा था एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो जैसे ही ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, तो चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन हुआ, इसीलिए बच्चों हम लोग इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इस वाले रिएक्शन में रिडक्शन भी हो गया और ऑक्सीडेशन भी हो गया, इसलिए इसे साथ में रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख सकते हो, कुछ ये भी आपका जो
ये भी आपका जो प्रॉपर कह सकते हो एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का, और ये भी आपका एग्जाम्पल है रेडॉक्स रिएक्शन का। तो रेडॉक्स रिएक्शन है तो आपको ये दोनों को दोनों जो है बच्चों आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ कुछ जो है रिकैप्चुलेशन जो है वो शॉर्ट में दी गई से आप खुद से पढ़ लो। कुछ क्वेश्चन आंसर है तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यदि आपको फिलिप्स की क्वेश्चन आंसर चाहिए तो ये प्रॉपर यहाँ से समझ के आप कर सकते हो। यदि समझ में ना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं आपको इसके जो क्वेश्चन आंसर है सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको करा दूंगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखो प्रॉपर मैच द फॉलोइंग है। तो ये मैच द फॉलोइंग प्रॉपर आपके लिए इसकी जो आंसर है वो क्या होंगे, ए बी सी डी, ये आप खुद से बताओ। यहाँ पे देखो रिएक्शंस को पूरा कंप्लीट करने के लिए आया है, तो बताओ हाइड्रोजन है, यहाँ पे प्रॉपर क्या फिल करी जाएगी कि हमारा HCl बनेगा। तो चलिए आज का पहला प्रश्न आपके लिए, ये प्रश्न पूरी आपको कंप्लीट करनी है। फर्स्ट सेकेंड आप जो ABC करके ना, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करो, A डैश B डैश C डैश और E डैश, क्या क्या आंसर होंगे आप बताओ। जिनके भी आंसर करेक्ट होंगे उन्हें प्रॉपर मैं एक लाइक दे दूंगा। आप समझ जाना कि आपकी जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट है। और कुछ डिफाइन द फॉलोइंग करके है, तो इसको बहुत सिंपल सिंपल इसको आप खुद से कर सकते हो, पीछे मैंने पढ़ाया भी तो बहुत आसानी से ये आपको मिल जाएगा। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।